हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे सीए इंटर वाले दोस्तों, सुस्वागत है आज का अपनी ऑडिट की कक्षा में। सर, जो आईसीए ने न्यू एमसीक्यू बुकलेट निकाली थी ना, 200 पेजेस की लगभग थी वो न्यू एमसीक्यू बुकलेट। वो बहुत ही एंड टाइम पे निकाल दी, बिल्कुल ही मतलब एक साथ ही, बहुत जल्दी इतने मतलब एग्जाम आ गया, अब इतनी जल्दी कैसे कवर करें अब उसको। तो भाई और बहनों, आप ही की मदद के लिए हम यहाँ पर हाजिर है। तो वो 200 एमसीक्यू की बुकलेट सिर्फ, हाँ जी, सिर्फ 8 पेजेस में समराइज हो गई। और सर पागल वागल हो गई क्या, क्या कर दिया ये 200 पेजेस से 8 पेज? हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ केस स्टडी उसके अंदर 35 केस स्टडी थी, जो 8 पेजेस के अंदर आपके लिए समराइज हो चुकी है। और जो आपको करने में मतलब एक बार टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम में भी इतना तो नहीं लगेगा, 1 घंटे 1 1.5 घंटे में हो जाएगी, और नेक्स्ट बार तो 8 15 20 मिनट मैक्सिमम, तो वो आपके यू खत्म हो जाएंगे। तो ये एमसीक्यू की समरी बुकलेट आपके लिए हाजिर है। तो सर, मेरा नाम है सीए हेमंत सोमानी। आई हैव सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 46 इन सीए फाइनल एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया रैंक इन सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन एंड मेनी अदर रैंक्स आल्सो। ओके, तो सर ये देखो, और ये आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाने वाली है, ठीक है ना, फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अब आप ये देखो सर, जो भी केस सिनेरियो थे, केस सिनेरियो 1 2 3 4 5, ऐसे जो भी बड़े बड़े केस सिनेरियो है जिनका कोई सेंस नहीं है, इतने बड़े बड़े केस सिनेरियो ऐसे अलग से पढ़ने का, ठीक है ना, तो उनका पता है अपन ने क्या करा, बड़े बड़े केस सिनेरियो नहीं पढ़ने का मतलब उन सबको समरी करके यहाँ पे डाल दिया कि ये से क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसका आंसर ये होगा, क्वेश्चन 2 ये क्वेश्चन ऐसा बोलता है, आंसर इसका ये होगा, क्वेश्चन ऐसा बोलता है, इसका क्रक्स ये, इसका आंसर ये होगा, क्वेश्चन ऐसा बोलता है, क्रक्स ये है, आंसर ये होगा। तो मतलब उसकी समरी डाल कर दी। तुम पूरे के पूरे केस सिनेरियो वगैरह मत पढ़ो, हाँ भाई मत पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ, केवल ये पढ़ लो। एक काम करना, एक बार केवल कुछ कुछ पढ़ो, 2 3 अभी मेरे से पढ़ना, फिर तुम जाके तुम चाहो सैंपल बेसिस पे जो बड़े वाले केस सिनेरियो, मतलब पूरा का पूरा पीडीएफ जो आईसीए ने रिलीज करा है, जो अभी कब रिलीज करा था, मार्च 25 में रिलीज करा हुआ है, मार्च 2025 के अंदर ही। तो वो जितने भी वो मार्च 2025 वाले हैं, मतलब वो तुम खुद पढ़ना, फिर पीडीएफ अपने आप यूज हो जाएगा, मतलब इसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। तो सर, ये पीडीएफ आईसीआई ने रिलीज करी थी मार्च 2025 में, आईसीआई केस सिनेरियो बुकलेट नाम से रिलीज करी, शायद आईसीआई केस सिनेरियो, सॉरी एमसीक्यू केस सिनेरियो, ऐसा कुछ करा था, केस सिनेरियो बुकलेट। तो मार्च 2025 में रिलीज करी थी, 35 केस सिनेरियोस में है। जस्ट वो आपके लिए 8 पेजेस के अंदर समराइज हो गए, 200 पेजेस की जगह। सर चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से एक मैं आपको समरी दे देता हूँ। देखो फटाफट मैं मैराथन टाइप कराऊंगा जल्दी जल्दी। आई होप आपकी एक बार के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद ये समझ में आएगा। ऑफकोर्स बेसिक चीजें नहीं यार, इसमें तो सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एमसीक्यू तो उसके बाद ही होंगे। तो आई होप वो क्लियर हो। तो एक बार मैं फटाफट से एक बार गो थ्रू करा देता हूं तुमको, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर तुमको लगता हो सर डिटेल वीडियो चाहिए, बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल प्यार से समझाओ इस एमसीक्यू की, तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, वरना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, एक बार देख लेना। तो सर आ जाओ, सबसे पहले केस सिनेरियो 1, ये डील करता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के केस सिनेरियो वाले। तो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के लिए अब ये देखो, अब केस सिनेरियो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है विच असर्शन इज बेस्ट वेरीफाइड बाय अटेंडिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। आपने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट वहां पर जाके अटेंड करा कि असली में फिजिकल इन्वेंट्री वहां पर एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो फिजिकल इन्वेंट्री जब मैं काउंट करने जाता हूं तो कौन सा असर्शन देखता हूं, अरे भाई एसे 501 बोलता है कि आप चेक करते हो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन की। कोई भी फिजिकल इन्वेंट्री आप गए वहां पर और फिजिकल इन्वेंट्री को देखा कि हाँ भाई ये एग्जिस्ट करती है, इनकी कंडीशन भी अच्छी है, तो ऐसे 501 यही तो बोलता है कि फिजिकल काउंट क्यों करना होता है, अटेंड क्यों करना होता है, ताकि आप उसका एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक कर लो। देखने से कोई ओनरशिप थोड़ी ना पता पड़ जाएगी कि मैंने केवल इन्वेंट्री को देखा और उससे पता पड़ गया हाँ हाँ इसकी ओनरशिप तो मैनेजमेंट की है, ना ना, उससे नहीं पता पड़ता। तो इससे जब आप फिजिकल काउंट अटेंड करते हो तो कौन सा असर्शन चेक कर रहे हो, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, ठीक है। अब देखो फिर केस सिनेरियो 1 का एमसीक्यू 2 बोलता है, ऐसे 530 का आया हुआ है, विच सैंपलिंग मेथड सोनी यूज फॉर क्रेडिटर। कौन सा सैंपलिंग मेथड उसने यूज किया है, एवरी 11th फ्रॉम 550, एवरी 11th फ्रॉम 550 की जो भी 550 है उससे हर 11th आइटम वो सेलेक्ट करेगा, हर 11th आइटम जैसे वो नहीं होता कि इसे क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग, कि हर 11th आइटम वो सेलेक्ट करेगा। पहले उसने 11th आइटम सेलेक्ट करा, फिर वापस प्लस 11 करेगा तो कितना हो गया 22, फिर उसके बाद प्लस 11 करेगा तो 33 आइटम सेलेक्ट करेगा, फिर प्लस 11 करेगा तो 44th आइटम सेलेक्ट करेगा। नहीं ये 10 ऐड कर रहा हूँ क्या मैं, सॉरी 23, हाँ ठीक है थोड़ी सी गलती हो गई, 23 34 45 हर 11th आइटम वो सेलेक्ट कर रहा है। तो कौन सा सैंपलिंग मेथड है, ये
कहलाता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड। क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड। उसके बाद बेस्ट वे फॉर ऋषभ टू वेरीफाई इन्वेंट्री ओनरशिप। इन्वेंट्री की ओनरशिप बेस्ट कैसे वो वेरीफाई कर सकता है? तो भाई वो बस कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि केवल फिजिकल काउंट करके आ जाएगा तो क्या उससे इन्वेंट्री की ओनरशिप हो जाएगी, पता पड़ जाएगी? ओनरशिप क्या होता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम पे है या नहीं। तो कैसे चेक होता है कि भाई इन्वेंट्री के डॉक्यूमेंट देखो, जो उसने परचेस करा होगा, परचेस वगैरह के डॉक्यूमेंट वो चेक करो कि वो जो परचेस वगैरह करा है वो कंपनी के नाम पे थे नहीं थे डॉक्यूमेंट। तो भाई उसको क्या करना पड़ेगा? उसको चेक करना पड़ेगा परचेस के डॉक्यूमेंट, परचेस रिक्विजिशन, परचेस ऑर्डर। तो इन्वेंट्री की ओनरशिप कैसे पता पड़ेगी? जब वो परचेस डॉक्यूमेंट, परचेस रिक्विजिशन, परचेस ऑर्डर चेक कर लेगा। ऐसा थोड़ी ना कि केवल वो फिजिकल काउंट करके आ गया, इन्वेंट्री देख के आ गया। उस देख के आने से थोड़ी ना पता पड़ेगा कि इसकी ओनर कौन है, इस इन्वेंट्री का ओनर कौन है। देख के आने से एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन पता पड़ेगी। अगर आपको ओनरशिप चेक करनी है तो उसका परचेस के डॉक्यूमेंट चेक करो। ठीक है, चलो। शेयर कैपिटल अनचेंज है, शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ। जो पिछले साल जो शेयर कैपिटल थी, लेट से 5 लाख, इस साल भी वो की वही शेयर कैपिटल है, वो की वही शेयर कैपिटल है। तो आपको क्या उसके लिए कोई ऑडिट प्रोसीजर करना है क्या? हाँ जी, तो एमसीक्यू के पॉइंट के अंदर भी आया है, आपको ऑडिट प्रोसीजर करना है। गेट ए कंफर्मेशन फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी से आप कंफर्मेशन ले लो, जो भी उस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है, उसी के तो काम होते हैं शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। तो माना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि पिछले साल 5 करोड़ शेयर कैपिटल थी, इस साल भी 5 करोड़ शेयर कैपिटल है। तो उसको ऐसे मान नहीं लेना उसको कि हाँ ठीक है 5 करोड़ है, पर एक बार माना अपन को दिखने में तो सेम दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पर एक बार कंपनी सेक्रेटरी से कंफर्म भी कर लेना कि भाई असली में 5 करोड़ ये ना बढ़ी तो नहीं। ठीक है, अब उसके बाद सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का आया। तो यार ये तो बहुत सिंपल है कि जब भी, ये अपने पहले भी करा हुआ है, मतलब ये तो ऐसे 580 में बहुत सिंपल है कि जब भी मैनेजमेंट ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता है, तो इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की लैंग्वेज क्या होती है? क्वालिफाइड लैंग्वेज होती है। क्वालिफाइड लैंग्वेज मतलब क्या होता है सर? कि जब भी मैनेजमेंट ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के देगा तो उसकी क्वालिफाइड लैंग्वेज होती है कि मैनेजमेंट बोलता है टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव, कि हमारी नॉलेज एंड हमारे बिलीव के हिसाब से हम ये सारी चीजें कंफर्म कर रहे हैं। हमारी नॉलेज एंड हमारी बिलीव के हिसाब से हम ये सारी चीजें कंफर्म कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऐसा लिख के देता है। तो मतलब मैनेजमेंट कोई गारंटी श्योरिटी नहीं दे रहा कि जो भी हमने लिख के दिया वो सही है। मैनेजमेंट कोई भी गारंटी या श्योरिटी नहीं दे रहा कि जो भी हम लिख के दे रहे हैं वो सब सही है। मैनेजमेंट ये बोल रहा है टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव, कि हमारे बिलीफ और नॉलेज के हिसाब से ये बिलो वाली चीजें सब कुछ सही है, हम कंफर्म कर रहे हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देके। तो क्या ये लैंग्वेज सही होता है? बिल्कुल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा जब भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा मैनेजमेंट तो इसी लैंग्वेज में देगा, तो इसी लैंग्वेज के अंदर देगा। तो भाई टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज इज ओके। अगर ऑडिटर को ट्रस्ट है मैनेजमेंट पे तो ओके, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिट फाइल एक बार असेंबल हो गई, ऐसे 230 क्या बोलता है? अगर ऑडिट फाइल एक बार असेंबल हो गई तो मतलब ऑडिट की फाइलिंग, ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसकी एक फाइल बनती है हर एक ऑडिट की। तो ऑडिट की फाइल एक बार बन गई, जैसे रिलायंस लिमिटेड की ऑडिट करी, उसकी फाइल बन गई। तो अब एक बार फाइल का जब साइन ऑफ हो गया, हर एक फाइल का भी साइन ऑफ होता है कि फाइल बिल्कुल पैक हो गई, तो जनरली आपको पता है कि उस फाइल में आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई भी चेंजेस आप उसमें नहीं कर सकते, कोई भी ऑडिट फाइल एक बार आपने फाइनल कर दी तो फाइनल फाइल कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। पर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस अलाउ होते हैं। क्या अलाउ होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस अलाउ होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस मतलब क्या होता है कि लेट से मैंने सोर्टिंग कर दी पेपर की, ऊपर वाला पेपर नीचे रख दिया, नीचे वाला ऊपर रख दिया, ऊपर वाले पेपर को थोड़ा सा पीछे डाल दिया, पीछे वाले पेपर को आगे डाल दिया, थोड़ा सा सोर्टिंग कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, पेज नंबरिंग वगैरह देख ली, तो वो अलाउ है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है वो अलाउ होते हैं फाइनल ऑडिट फाइल में। पर कोई भी आप नया ऑडिट प्रोसीजर लगा के जनरली चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे रिकैलकुलेशन ये नहीं कर सकते कि कोई ऑडिट एविडेंस था, आपने रिकैलकुलेशन करके नया एविडेंस डाल दिया, नहीं, तो वो सब अलाउ नहीं होता। ठीक है सर, केस सिनेरियो 2 ये भी एसएस के ही केस सिनेरियो है लगभग, कि भाई बिजनेस आपको जब भी ऑडिट शुरू करनी होती है तो ऐसे 315 क्या बोलता है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ऐसे 315 बोलता है। मतलब आपको ऑडिट शुरू करने के पहले आपको पहले कंपनी की पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। वो अंडरस्टैंडिंग लेना कंपलसरी होती है। कहीं पे भी ऑडिट करने जाओगे तो ऑडिट शुरू करने के पहले अंडरस्टैंडिंग लेना कंपलसरी है। बिना अंडरस्टैंडिंग के आप ऑडिट शुरू नहीं कर सकते। तो यही बोलता है कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कंपलसरी होता है, वो
मैंडेटरी, आप उसको स्किप नहीं कर सकते ऑडिट शुरू करने के पहले। फिर उसके बाद कुछ नहीं, बहुत सिंपल है कि रिसीवेबल को कंफर्मेशन भेजी कि चाहे तू एग्री हो, मतलब मैंने रिसीवेबल को कंफर्मेशन भेजी ऐसे 505 के अंदर, चाहे तू मेरी इंफॉर्मेशन से एग्री हो या डिसएग्री, तू मेरे को जवाब देना, तू मुझे रिस्पॉन्स देना। ये कौन सी कंफर्मेशन कहलाती है? ये पॉजिटिव कंफर्मेशन होती है, ठीक है ना। बहुत सिंपल चीज है, तो ये सिंपल सी चीज है। अब रोहित ने सेलेक्ट करे सैंपल विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रक्चर अप्रोच। मैंने सैंपल सिलेक्शन करा ऐसे 530 के अंदर, कोई भी स्ट्रक्चरल अप्रोच नहीं है, मैंने बिल्कुल बिल्कुल मतलब हर किसी तरह से सैंपल सेलेक्ट कर लिए। तो वो कौन सी अप्रोच होती है भाई सैंपलिंग की? जिसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर अप्रोच नहीं होती, जैसे तैसे हर कुछ करके सैंपल सेलेक्ट कर लो, वो कहलाता है हब्जर्ड सैंपलिंग। क्या कहलाता है? हब्जर्ड सैंपलिंग, की जिसके अंदर आप कोई भी स्ट्रक्चर अप्रोच फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद मैं कौन सा असर्शन चेक कर रहा हूं, क्या करके? बाय वेरीफाइंग द इन्वेंट्री बैलेंस एज एट द ईयर एंड डज नॉट इंक्लूड एनी एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि इस साल का जो इन्वेंट्री का बैलेंस है उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज तो इंक्लूड नहीं है, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज तो इंक्लूड नहीं है जो अगले साल की हो। मतलब मैं क्या चेक कर रहा हूं कि मैं इस ईयर एंड पे हूं, तो इस ईयर एंड पे जो भी इन्वेंट्री का बैलेंस है उसमें कोई भी ऐसा बैलेंस नहीं होना चाहिए जो बाद का बैलेंस हो, जो बाद का बैलेंस हो। तो मैं कट ऑफ टेस्टिंग चेक कर रहा हूं, कट ऑफ टेस्टिंग, कि भाई जिस पीरियड का ट्रांजेक्शन है वो उसी पीरियड में इंक्लूड हो जाना चाहिए, अगले पीरियड में अभी इस साल का ट्रांजेक्शन अगले पीरियड भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, अगले पीरियड का ट्रांजेक्शन इस पीरियड में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाता है? कट ऑफ टेस्टिंग। देखो भाई मैं वापस बता दूं, मुझे पता है मैं जल्दी चल रहा हूं, मतलब कंपैरेटिवली। अब भाई ये तो एमसीक्यू चल रहा है और मैराथन टाइप चल रहा है। मैराथन नहीं भाई, ये मेरा तो एमसीक्यू मैराथन टाइप है ये। अब तुम सोचो कि इसके अंदर बिल्कुल डिटेल में सर जैसे क्लास में समझाते हो वैसे समझाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। पर अगर तुमको डिटेल वीडियो की चीज नहीं, कट ऑफ की होगा, कंप्लीटनेस क्या होगा वो, तो फिर बता दो भाई कमेंट सेक्शन में, वो भी ले आएंगे। और तो क्या है फिर, पर इतनी डिटेल अभी तो मैराथन टाइप है भाई। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा क्लियर है उसी के लिए हेल्प करेगी वीडियो, बेसिक चीजें तो, ठीक है ना भाई। क्लास में अपन जो डिटेल में पढ़ाते हैं उतना थोड़ी ना करेंगे अभी। फिक्स असेट का असर्शन चेक करना है तुमको। विच असर्शन डज मुदित चेक टू टाइटल डीड ऑफ परचेज बिल इज इन द नेम ऑफ कंपनी। मैं क्या चेक कर रहा हूं, मतलब ऑडिटर चेक कर रहा है कि जो भी टाइटल डीड और परचेज बिल है, कोई भी मशीनरी है उसकी टाइटल डीड और परचेज बिल है वो कंपनी के नाम पे, कंपनी के नाम पे। तो कौन सा असर्शन है? राइट एंड ऑब्लिगेशन की। मैं चेक कर रहा हूं कि जो ओनरशिप है मशीन की वो कंपनी के नाम पे, तो राइट एंड ऑब्लिगेशन का असर्शन है। कौन सा है? राइट एंड ऑब्लिगेशन। बहुत इजी सिंपल है। केस सिनेरियो 3, केस सिनेरियो 3 क्या बोलता है कि मिस्टर सुमित क्या बोल रहा है कि एक ऑडिट प्रोग्राम सारे क्लाइंट के लिए अपन यूज ले लेंगे। अपन ने अगर पढ़ा हुआ है भाई ऑडिट प्लानिंग प्रोग्राम स्टडी शायद चैप्टर नंबर 3, कि उसके अंदर नहीं है हर एक क्लाइंट के लिए अलग स्पेसिफिक ऑडिट प्लान बनेगा, हर एक क्लाइंट के लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी, हर एक क्लाइंट के लिए अलग ऑडिट प्रोग्राम होगा। रिलायंस का ऑडिट प्रोग्राम में गूगल में नहीं लगा सकता, गूगल का ऑडिट प्रोग्राम में अडानी में नहीं लगा सकता, अडानी का ऑडिट प्रोग्राम में ओला उबेर में नहीं लगा सकता। हर कंपनी का एक अलग स्पेसिफिक प्लान होता है। पर ये बोला नहीं एक ऑडिट प्रोग्राम ही आप सारे क्लाइंट में यूज ले लो, तो गलत है। डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट टेलर में एक प्रोग्राम चाहिए होगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं परफॉर्म कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कंपेयर करा वेजेस को और एम्प्लॉय नंबर को। मैंने वेजेस को और एम्प्लॉय नंबर को कंपेयर करा। ये कौन सा ऑडिट प्रोसीजर है सर? कौन सा ऑडिट प्रोसीजर है? ये सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। उसके अंदर अपन नहीं करते कि लेट्स से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है लेट्स से 500 एम्प्लॉयज है, 500 एम्प्लॉयज है, उनको मैंने कंपेयर करा कि 500 एम्प्लॉयज को ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए देते हैं, 10,000 रुपए पर मंथ देते हैं। तो 500 एम्प्लॉयज को अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ देते हो तो कितने होने चाहिए साल के? 50 लाख। साल के कितने होने चाहिए? 50 लाख। तो जो आपके पीएनडल के अंदर जो आपका वेजेस का अमाउंट होना चाहिए वो कितना अमाउंट होना चाहिए? 50 लाख का अमाउंट होना चाहिए। तो मैं यही कंपेयर कर रहा हूं कि पीएनडल के अंदर जो अमाउंट है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये क्या होगा? ये सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में परफॉर्म कर रहा हूं, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या सौरभ राइट है क्या कि स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होता है क्या स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने में और कैपिटल रिडक्शन में? आपको अगर कैपिटल रिड्यूस करनी है या स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है तो क्या स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होता है? बिल्कुल चाहिए होता है। यस सौरभ इज राइट। मैं क्या फुल्ली रिलाई कर सकता हूं क्या इंटरनल ऑडिटर पे? इंटरनल ऑडिटर की ऐसे 610 नहीं बोलता कि आप इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है। पर मैं एक्सटर्नल ऑडिटर हूं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं। मैं खुद से कोई काम ही नहीं कर रहा, मैंने सारा काम इंटरनल ऑडिटर को दे दिया और उसी पे रिलाई कर रहा हूं कि तू ही काम कर,
तू ही काम कर, तू ही ओपिनियन दे और तू ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसको कि पूरा काम तू ही कर, तेरे पे मैं रिलाई कर रहा हूँ, मैंने खुद से कोई काम नहीं करा। तो भाई गलत है वो कि आप चाहो तो उस पर उसका यूज ले लो, थोड़ा बहुत यूज ले लो इंटरनल ऑडिटर का, पर आप उस पर फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते, 100% रिलाई नहीं कर सकते। फाइनल जो ओपिनियन देना है वो आपको देना है, ओपिनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहने वाली है। तो ऐसे 610 अलाउ करता है कि आप इंटरनल ऑडिटर का यूज ले लो, पर आप पूरा का पूरा इंटरनल ऑडिटर पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक्सटर्नल ऑडिटर की ही होती है। कौन सी रिस्क है फ्रॉम अनऑथोराइज्ड ट्रैवल एक्सपेंसेस एंट्री? कि अनऑथोराइज्ड ट्रैवल एक्सपेंसेस एंट्री मतलब किसी भी बंदे ने कोई भी एक्सपेंस की एंट्री पास कर दी, कोई भी एक्सपेंस की एंट्री पास कर दी कि लेट्स से मैं किसी कंपनी में काम करता था, मैंने क्या करा, मैं मेरे फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पे गया, फैमिली के साथ कोई ट्रिप पे गया, यूके वूके दुबई कहीं पे भी घूम के आया, मैंने मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस को कंपनी की बुक में चार्ज कर दिया, कंपनी की बुक में एंट्री मार दी और वहां से रिइंबर्समेंट ले लिया कि ये तो कंपनी का खर्चा है, तो कंपनी का खर्चा है। तो ये किस तरह की रिस्क है ये? तो भाई ये आपकी कंट्रोल रिस्क है। कंट्रोल 3 तरह की रिस्क होती है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, जिसको रोमा अपन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी कंट्रोल रिस्क है, ये आपकी क्या है, कंट्रोल रिस्क है। आपके कंट्रोल वीक है कि हर कोई बंदा आके, कोई अनऑथोराइज बंदा आके एंट्री पास करके जा रहा है, अनऑथोराइज बंदा जो ऑथोराइज ही नहीं है, ठीक है। तो आपकी कंट्रोल वीक है, तो ये कंट्रोल रिस्क रहेगी। फिर केस सिनेरियो 4 भी ऐसे इसका है। केस सिनेरियो 4 क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि क्या मैं नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूं क्या फॉर लार्ज नंबर ऑफ डेटर, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट बहुत बड़ा है, तो क्या मैं उसको नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूं? नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होता है कि तू मुझे जवाब तभी देना जब तू मेरी इंफॉर्मेशन से डिसएग्री कि अगर मैंने बोला 5 करोड़, तू बोल रहा है कि नहीं 5 करोड़ नहीं है, मतलब मैं जो बोल रहा हूं उससे तू कुछ अलग बोल रहा है, तो तू मेरी इंफॉर्मेशन से डिसएग्री हो तो ही तू मुझे जवाब देगा। तो क्या मैं कोई लार्ज ट्रेड रिसीवेबल है, बहुत बड़े डेटर है मेरी बुक में, उसको नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूं? नहीं। नेगेटिव कंफर्मेशन कंपैरेटिवली लेस रिलायबल होते हो, ज्यादा रिलायबल नहीं होते। पॉजिटिव कंफर्मेशन ज्यादा रिलायबल होते हैं। आपको पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजना चाहिए था, क्योंकि यहां बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटर है। तो इसलिए नेगेटिव कंफर्मेशन कब भेजी जाती है? जब लो रिस्क, कम रिस्क और स्मॉल बैलेंसेस हो। यहां पर नहीं भेज सकते, रिस्क ज्यादा डेटर है। कंप्लीटनेस ऑफ डेटर चेक करने के लिए आपको बैड डेब्ट चेक करना जरूरी नहीं है। रुको, आप अगर किसी चीज का बैड डेब्ट चेक कर रहे हो, आप क्या चेक, बैड डेबिट हो गया पे, सॉरी बैड डेट कर लेना, इसको बैड डेट कर लेना। तो अगर आप देख रहे हो कि डेटर के अंदर कितना अमाउंट बैड डेब्ट है, डेटर के अंदर कितना अमाउंट बैड डेब्ट है, मतलब 5 लाख के डेटर मैंने बैलेंस शीट में लिखे, 5 लाख के डेटर मैंने बैलेंस शीट में लिखे, उसमें से मुझे पता है 2 लाख के रुपए नहीं आने वाले, 2 लाख रुपए नहीं आने वाले, ये बैड डेब्ट है, 2 लाख बैड डेब्ट है। तो नेट डेटर कितने के हुए, नेट डेटर कितने के हुए, वो 3 लाख के हुए, वो 3 लाख के हुए। मतलब बैड डेट चेक करने से मुझे क्या पता पड़ा, बैड डेट चेक करने से मुझे क्या पता पड़ा कि असली में इसकी वैल्यूएशन कम है, असली में इसकी वैल्यूएशन कम है। बैड डेट चेक करने से मुझे वैल्यूएशन पता पड़ी, इसकी वैल्यूएशन। तो बैड डेट जब भी आप चेक करते हो तो उससे आप डेटर की वैल्यूएशन पता कर रहे हो, कंप्लीटनेस चेक नहीं कर रहे। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है कि जितने भी डेटर रिकॉर्ड हो जाने चाहिए थे वो हो गए या नहीं हो गए। तो आप इसे कंप्लीटनेस चेक नहीं कर रहे, बैड डेट चेक करने से आप वैल्यूएशन चेक कर रहे हो, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, आपने किसी को भी शेयर ऑप्शन दिया हुआ कि शेयर बाद में कन्वर्ट होंगे, वो ऑप्शन है उसके पास कन्वर्ट करने का, तो वो किधर अपनी बैलेंस शीट में कहाँ दिखेंगे? वो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में सेपरेटली डिस्क्लोज होगा, रिजर्व सरप्लस में सेपरेटली डिस्क्लोज होंगे। कौन सा इन्वेंट्री का प्रोसीजर एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है? कि मैं कोई इन्वेंट्री पे प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूं तो कौन सा इसमें से एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है? मैं परचेज की टेस्टिंग कर रहा हूं, कट ऑफ टेस्टिंग कर रहा हूं, मैं परचेज के इनवॉइसेस को चेक कर रहा हूं, कट ऑफ टेस्टिंग कर रहा हूं कि इस साल की इन्वेंट्री अगले साल में नहीं जानी चाहिए, अगले साल की इन्वेंट्री इस साल नहीं आनी चाहिए। तो ये कोई एनालिटिकल प्रोसीजर थोड़ी ना है, ये तो सब्सटेंटिव के जो नॉर्मल होते हैं ना, टेस्ट ऑफ डिटेल्स वगैरह, उस तरह के प्रोसीजर है। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं किसी भी चीज को कंपेयर करना, इस साल का डाटा अगले वाले साल से, फाइनेंशियल डाटा को नॉन फाइनेंशियल डाटा से चेक करना, ट्रेंड एनालिसिस करना, पिछले साल कितनी सेल थी, इस साल कितनी सेल है। तो ये परचेज टेस्टिंग करना, कट ऑफ टेस्टिंग करना, ये कोई एनालिटिकल प्रोसेस नहीं है। केस सिनेरियो 5 कि कंपनी की पॉलिसी है कि वो केस ट्रांजैक्शन लिमिट कर रही है कि ज्यादा केस ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, कि आपको जनरली वो प्रमोट कर रही है कंपनी कि अगर आपको कहीं पे भी पेमेंट करना है तो बैंक से पेमेंट करो, चेक से पेमेंट करो, कैश ट्रांजैक्शन मत जाओ, ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन मत जाओ। तो फिर ऑडिटर को क्या, ऑडिटर पेटी कैश को चेक करने को एक्सक्लूड कर सकता है क्या? कि मतलब ऑडिटर बोल रहा है कि यार कंपनी की पॉलिसी वैसे भी अच्छी है, कंपनी ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करती नहीं है, तो हर एक कंपनी में एक छोटा सा पेटी कैश का अमाउंट होता है। पेटी कैश का मतलब, ये पेटी मतलब क्या होता है? छोटा सा मतलब इममटेरियल। क्या होता है? इममटेरियल। क्योंकि कंपनी की पॉलिसी भी अच्छी है, वो कैश में ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करती, और साथ में कैश का जो पेटी कैश है, पेटी कैश के ट्रांजेक्शन वो होते भी इममटेरियल है। तो भाई
इन दोनों केस अच्छे हैं, मतलब अपने लिए सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल रहा है, तो मतलब अपन ठीक है कंपनी का, क्योंकि कंट्रोल अच्छा है तो मैं स्किप कर सकता हूं, मैं पेटी कैश के ट्रांजेक्शन को स्किप कर सकता हूं, वो मैं चेक नहीं करूंगा तो भी चलेगा, ठीक है, वो मैं चेक नहीं करूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि कंपनी के कंट्रोल अच्छे कैश को लेके। इस कंफर्मिंग डेटर एज ऑन 20th मार्च इस 2024 इज जस्टिफाइड। कि देखो मेरे को दो यहाँ पहले मैं तुमको बता दूं कि तुमको जैसे पीडीएफ मैंने बोला तुमको मिल जाने वाली है भाई, मैं बोल रहा हूँ वापस से बोल रहा हूँ, तुमको या तो पीडब्ल्यू ऐप पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ये तुमको टेंशन ना लेना, ठीक है ना, ये तुमको मिल जाएगी पीडीएफ, तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये देखो, तो मैं जब भी कोई बैलेंस कंफर्मेशन जनरली कराता हूं, तो जनरली बैलेंस कंफर्मेशन कब करते हैं, जनरली वो करते हैं ईयर एंड की डेट पे, ईयर एंड की डेट पे जनरली, कि लेट से ईयर एंड हो रहा है मेरा, लेट से 31 मार्च 2024 को, कुछ भी बोल रहा हूँ 31 मार्च 2024 को, तो मेरे को बैलेंस कंफर्मेशन 31 मार्च को जो भी डेटर या क्रेडिटर का बैलेंस है, 31 मार्च को जो भी 5 करोड़ 2 करोड़ जो भी डेटर का क्रेडिटर का बैलेंस है, मैं जनरली वो कंफर्म करूंगा, मैं जनरली वो कंफर्म कराता हूं सामने वाले से कि हमारी बुक्स में इतना अमाउंट है, तुम्हारी बुक्स में कितना अमाउंट है, हमारी बुक्स में इतना अमाउंट है, तुम्हारी बुक्स में कितना अमाउंट है, मैं जनरली वो कंफर्म कराता हूं। तो क्या मैं उसके थोड़े 2-4 दिन पहले का कंफर्मेशन ले सकता हूं क्या, कि लेट से यहां पे गिवन क्वेश्चन में उसने 20 मार्च का कंफर्मेशन ले लिया, मतलब 10-11 दिन पहले ही उसने कंफर्मेशन ले लिया कि 20 मार्च को जो बैलेंस है तो उसी को कंफर्म करा दे डेटर क्रेडिटर को, क्या वो अलाउ है? हाँ ठीक है, क्योंकि ये नियर बैलेंस शीट डेट है, ये नियर बैलेंस शीट डेट है, इसलिए अलाउ है कि बैलेंस शीट डेट के जस्ट 5-10 दिन आगे पीछे ही तो है तो चलेगा, तो नियर बैलेंस शीट डेट एक्सेप्टेबल है। बस मैनेजमेंट से एक बार इनपुट लेना, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, ठीक है। जब नॉन रिस्पॉन्डिंग क्रेडिटर के लिए कौन सा गुड प्रोसीजर नहीं होता, मतलब अगर कभी अपन ने क्रेडिटर को कंफर्मेशन भेजा, क्रेडिटर को कंफर्मेशन भेजा पर क्रेडिटर ने अपन को जवाब नहीं दिया, तो अपन को कुछ अल्टरनेटिव प्रोसीजर लेना होता है। अपन ने अगर उसको कंफर्मेशन भेजा उसने जवाब नहीं दिया तो अपन क्या करेंगे, अपन कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर करना पड़ेगा, अपन को कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो कौन सा प्रोसीजर अच्छा नहीं है, मतलब अल्टरनेटिव प्रोसीजर में जनरली क्या करते हैं कि क्रेडिटर को अपन चेक करेंगे कि क्रेडिटर असली में था या नहीं, तो अपन क्या करते हैं, वो क्रेडिटर था तो उसने अपन को एटलीस्ट माल जब बेचा होगा तो अपने पास परचेज इनवॉइस होगा, उसका इनवॉइसेस होंगे, गुड्स की रिसिप्ट होगी, ट्रांसपोर्ट की रिसिप्ट होगी, अगर उसने हमारे पास गुड्स बेचा है, हमको गुड्स बेचा है तो गुड्स हमको डिलीवर हुआ होगा, डिलीवरी चालान होगा, तो वो सब देख लूंगा, वो सब देख लूंगा कि अगर उसने हमको गुड्स बेचा है तो हमारा क्रेडिटर होगा। साथ में मैं सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट देख लूंगा, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट कि लेट से 31 मार्च 2024 की ऑडिट चल रही है, 31 मार्च 2024, तो उसके आगे का बैंक स्टेटमेंट देख लूंगा कि फ्यूचर में कभी ना कभी तो उस क्रेडिटर को पेमेंट करा है या नहीं करा है, वो देख लूंगा। तो जनरली मैं ये प्रोसीजर करता हूं, अल्टरनेट प्रोसीजर, अगर क्रेडिटर ने जवाब नहीं दिया। मैं केवल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं हो जाऊंगा कि ये गलत प्रोसीजर है, कि केवल मैनेजमेंट ने लिख के दे दिया कि नहीं नहीं हमारा क्रेडिटर बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई भी फेक क्रेडिटर नहीं है, मैनेजमेंट ने लिख के दे दिया कि हमारा कोई फेक क्रेडिटर नहीं है, तो क्या अपन ने उसकी केवल लिखी हुई चीज पे भरोसा कर लेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये कोई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन सब्सटीट्यूट नहीं होता, अदर एविडेंसेस का अपन ने पढ़ा हुआ है। अब देखो पीपी रिवैल्यूएशन डिस्क्लोजर, पीपी रिवैल्यूएशन हुई, पीपी रिवैल्यूएशन हुई तो अपन ने जो चैप्टर नंबर 5 है अपना ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें पढ़ा हुआ है, जब भी कोई पीपी रिवैल्यू होती है, जब भी कोई पीपी रिवैल्यूएशन होता है तो शेड्यूल 3 बोलता है कि अगर रिवैल्यूएशन 10% से ज्यादा हुआ है, कोई भी आपने प्लांट मशीनरी को रिवैल्यू करा है, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट को रिवैल्यू करा है, अगर वो 10% से ज्यादा का अगर उसमें चेंज आया है कि लेट से पहले वैल्यू उसकी थी 100 लाख रुपए की, 100 लाख रुपए की, अब उसका 10% क्या हो गया, 10% हो गया 10 लाख, तो अब लेट से उसकी वैल्यू हो गई 120 लाख, रिवैल्यूएशन कराने के बाद 120 लाख हो गई, तो 100 से 120 लाख जब रिवैल्यूएशन हुआ तो 10% से ज्यादा हुआ, 10% ज्यादा हुआ, तो उस केस के अंदर आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ता है, सेपरेट डिस्क्लोजर। पर गिवन केस के अंदर केवल 5% का चेंज आया है तो इसमें सेपरेट डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। अब ये सिंपल सा है कि एलएलपी ऑडिट कब करानी होती है भाई, सीधी बात है दोनों की, या तो टर्नओवर उसका 40 लाख से ज्यादा हो जाए या फिर कैपिटल 25 लाख से ऊपर हो जाए, तो या तो टर्नओवर 40 लाख से ऊपर या कैपिटल 25 लाख के ऊपर, ठीक है। बैंक ऑडिट, बैंक ऑडिट का क्वेश्चन आ गया केस सीनियर 6, बैंक ऑडिट क्या बोलता है कि 5 लाख का उसने प्रोविजन बनाया डाउटफुल डेट D1 पे, क्या वो सही है क्या? कि टोटल 10 लाख का डाउटफुल डेट था, 10 लाख का डाउटफुल डेट था, उसने 5 लाख का प्रोविजन बनाया उसने, और वो सिक्योर्ड था, वो सिक्योर्ड था, तो भाई D1 पे कितना बनता है 25, 40, 100, अगर तुमको याद हो कितना प्रोविजन बनाया जाता है D1
D2, D3 तीन तरह के डाउटफुल डेट होते हैं बैंक ऑडिट के अंदर। D1 पे 25% बनता है, इस पे 40% बनता है, इस पे 100% बनता है। 25, 40, 100 D1 D2। और अगर ये अनसिक्योर्ड होता है, ये तो सिक्योर्ड की बात चली, अनसिक्योर्ड होता तो 100% प्रोविजन बन जाता। तो भाई 10 लाख पे 25% बनाने की जरूरत थी। 25% कितना होता है 10 लाख का 25%? 2.5 लाख, 2.5 लाख। तो ये तो इन्होंने ज्यादा प्रोविजन बनाया तो गलत बना दिया। ये देखो श्याम के दो लोन थे, हाउसिंग लोन 120 डेज से ज्यादा ड्यू हो गया, कार लोन केवल 60 डेज पे ड्यू हुआ। तो भाई अपन ने पढ़ा हुआ है कि जो एनपीए होता है वो एनपीए, तो एनपीए हमेशा बोरोवर वाइज होता है, कभी भी बोरोवर वाइज होता है कि लेट से उसका कार लोन भी चल रहा है और उसका हाउस लोन भी चल रहा है, उसका हाउस लोन भी चल रहा है, तो उसने दो लोन लिए सेम बैंक से। तो अगर उसका हाउस लोन एनपीए हो गया तो उसका ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि कार लोन भी एनपीए ही होगा। माना उसका कार लोन की तो सही टाइम पे सही इंस्टॉलमेंट देता जा रहा था, वो पेमेंट करता जा रहा था, माना वो सही टाइम पे पेमेंट करा था, पर क्योंकि अगर किसी भी बोरोवर का एक लोन अगर उसका कभी भी एनपीए हो गया, मतलब सेम बैंक के पास है, सेम बैंक के पास है, एक लोन अगर एनपीए हो गया हाउस लोन, तो दूसरा बाकी जितने भी लोन है उस बैंक के पास वो सब अपन उस बोरोवर के एनपीए मान लेंगे। तो बस गिवन केस के अंदर यही है कि हाउसिंग लोन अगर एनपीए हो गया तो इसलिए कार लोन को भी एनपीए मान लिया जाएगा। D2 के ऊपर कितना प्रोविजन बनता है अगर ये सिक्योर्ड होता है D2 वाला? तो डाउटफुल डेट 2 के ऊपर 25-40%, ये 40% हो गया, 40% बनाना 30 लाख का, सिंपल सा। केस सिनेरियो 7, सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है? कुछ नहीं भाई, सिंपल है, उसको सब्सिक्वेंट इवेंट चेक करने होते हैं। कहां से चेक करने होते हैं? जो जो भी बैलेंस शीट डेट है, बैलेंस शीट डेट, और उसके बाद जब मैं ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहा हूं, ऑडिट रिपोर्ट, तो जो भी बीच का बैलेंस शीट डेट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच के जो भी ट्रांजेक्शन है, बैलेंस शीट डेट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच के जो भी ट्रांजेक्शन है, वो सारे ट्रांजेक्शन उसको चेक करने होते हैं। सीए चंदना को वेरीफाई करना है थर्ड पार्टी इन्वेंट्री की, मेरी इन्वेंट्री कोई थर्ड पार्टी के पास पड़ी, मेरी इन्वेंट्री कोई थर्ड पार्टी के पास पड़ी, तो ऐसे 501 बोलता है कि आपकी इन्वेंट्री कभी भी थर्ड पार्टी के पास है, तो आप उससे कंफर्मेशन ले सकते हो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन का, कि क्वांटिटी और कंडीशन उसकी कितनी है, या फिर खुद जाके इंस्पेक्ट कर सकते हो, मतलब कंफर्मेशन ले सकते हो थर्ड पार्टी से। फोरेक्स की कैलकुलेशन अगर मुझे चेक करनी है, फोरेक्स का कन्वर्जन, तो मैं कौन सा प्रोसीजर कर सकता हूं? कि कोई भी कंपनी है उसने फोरेक्स की कोई रेट कन्वर्ट करिए, कि उसके बहुत सारे फॉरेन में कोई बहुत सारे असेट लाइबिलिटी पड़ी थी, उसको उन्होंने कन्वर्ट करा बैलेंस शीट डेट पे, यूएसडी को आईएनआर में करा, यूएसडी के अमाउंट को ईयूआर, यूरो के अकाउंट को, पाउंड के जो भी उसके थे असेट वगैरह, उन सबको आईएनआर में कन्वर्ट करा ईयर एंड पे, बहुत सारी असेट जो फॉरेन में पड़ी हुई थी। तो मैं कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगा सकता हूं उस पर? बहुत सिंपल है, क्योंकि वो जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो आप रिकैलकुलेट कर सकते हो, आप रिकैलकुलेट कर सकते हो कि उन्होंने कैलकुलेशन सही से तो करी, रिकैलकुलेशन आप कर सकते हो। केस सिनेरियो 8, अब केस सिनेरियो 8 असर्शन का है कि भाई इस सीएजे 100% टेस्ट ऑफ डिटेल एंड कंट्रोल आर सेल्स अप्रोप्रिएट, कि उसने क्या करा सीएजे ने कि 100% चेकिंग कर ली, टेस्ट ऑफ डिटेल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल दोनों, टेस्ट ऑफ डिटेल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल दोनों। आपको ऑडिट प्रोसीजर तो पता है ना भाई, ऑडिट प्रोसीजर कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है। अरे भाई अभी तो यार नहीं समझाना चाहिए ना यार, अभी अभी चलो मैं नहीं समझा रहा। अभी एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है, एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर सब्सटेंटिव होता है, और पहले पहले टीओसी लिख लो, टीओसी होता है, फिर एक सब्सटेंटिव होता है, सब्सटेंटिव के अंदर टेस्ट ऑफ डिटेल होता है, और एक और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। तो उसने क्या करा, जनरली ऑडिटर कुछ भी चेकिंग करता है तो सैंपलिंग बेसिस पे करता है, सैंपलिंग लगाता है वो। उसने क्या करा, सारे के सारे 100% टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ट्रांजेक्शन चेक कर लिए और 100% टेस्ट ऑफ डिटेल लगा लिया। तो भाई इन जनरल ऐसा होता है कि अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऐसा क्यों होता है, बाकी अगर डिटेल के लिए तो यार अपन बाद में क्लासेस वगैरह ले आएंगे, पर अभी तो इतना डिटेल में कैसे जाऊंगा, अभी तो मेरा तो नहीं फटाफट देखो। तो कुल मिला के बस ऐसा है कि आप अगर 100% कर रहे हो तो टेस्ट ऑफ डिटेल के 100% चीजें चेक कर सकते हो, 100% इनवॉइसेस चेक कर लो, 100% परचेज रिक्विजिशन वगैरह ये सब चेक कर लो डॉक्यूमेंट्स टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर। वाउचिंग वेरिफिकेशन जो करते हो कि परचेज का इनवॉइस ले लिया, सेल्स का इनवॉइस ले लिया, एक्सपेंसेस का इनवॉइस ले लिया, वो आप चाहो तो 100% कर सकते हो, वरना सैंपलिंग भी कर सकते हो, चलेगा। पर जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है वो 100% करना कोई सेंस वाली बात नहीं है, फालतू कर रहे हो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमेशा सैंपल बेसिस पे देखो, कि सैंपल बेसिस पे अगर आपको लग रहा है कि कंट्रोल बिल्कुल सही चल रहे हैं, इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो वो पूरे साल भर अच्छे ही चल रहे होंगे। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल 100% जनरली नहीं करते हैं। सॉरी यहाँ पे एक डी कर देना, यहाँ पे टीओ डी कर देना, यस फॉर टीओडी, अनलाइकली फॉर कंट्रोल्स, ठीक है ना।
आंसर। अब उसके बाद हाँ, अब विच असर्शन, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसके अंदर बोला है विच असर्शन इज सीएजे चेकिंग व्हाइल वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन इनवॉइसेस। ये बोल रहा है कि जो भी बोला है कि जो भी सेल आपने रिकॉर्ड करी है तो कौन सा असर्शन वो चेक कर रहा है, कौन सा असर्शन वो चेक कर रहा है कि जो भी रिकॉर्ड करी है आपने सेल इनवॉइसेस से चेक कर रहा है कि बिल्कुल करेक्टली रिकॉर्ड करिए, बिल्कुल करेक्टली रिकॉर्ड करिए। जो जो भी एडजस्टमेंट देने थे, मतलब जो जो भी उसको डिस्काउंट वगैरह हुए, डिस्काउंट वगैरह के एडजस्टमेंट सही रिकॉर्ड करे। कि लेट से 5 लाख रुपए की सेल हुई है, लेट से 5 लाख रुपए की सेल हुई है, 5 लाख रुपए की सेल हुई है, तो उसके अंदर डिस्काउंट दिया 2 लाख का, 2 लाख का डिस्काउंट दिया, तो सेल नेट कितने की रिकॉर्ड होनी चाहिए, 3 लाख का। अगर ये ट्रेड डिस्काउंट दिया तो ये बोल रहा है कि ये सही से हुई है नहीं, कि एडजस्टमेंट डिस्काउंट वगैरह के सही से करें। साथ में जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपने रिकॉर्ड करे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी आपने रिकॉर्ड करे, उसमें प्रॉपर्ली आपने टीडीएस का एडजस्टमेंट कर लिया, टीडीएस का एडजस्टमेंट कर लिया कि भाई आपको जहां जहां पे भी टीडीएस वगैरह कट करना था वो प्रॉपर्ली टीडीएस कट कर लिया। तो आप कौन सा इसके अंदर असर्शन चेक कर रहे हो? सर दोनों केस के अंदर हम मेजरमेंट असर्शन चेक करें। क्या चेक करें हम दोनों केस के अंदर? हम देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन बिल्कुल एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कि अमाउंट बिल्कुल सही से हुआ, सही से क्लासिफाई करा है, उसको सही क्लासिफाई करके सही जगह रिकॉर्ड करा है, लेजर पोस्टिंग सही हुई है, सब कुछ। तो अमाउंट वगैरह बिल्कुल सही से डिडक्ट हुआ है, एक तरह से वैल्यूएशन मान लो इसको एक तरह से, ठीक है। तो मेजरमेंट दोनों केस के अंदर मेजरमेंट चेक कर रहे हैं अपन, ठीक है सर। असर्शन आर रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द ऑडिटर, क्या आप सही बोल रहा है ये? असर्शन आर द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द ऑडिटर। नहीं भाई, असर्शन वो होते हैं जो रिप्रेजेंटेशन कौन देता है? ऑडिटर नहीं सर, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो रिप्रेजेंटेशन देता है वो असर्शन कहलाते हैं। ऑडिटर असर्शन, ऑडिटर तो है ना असर्शन देता है भाई, रिप्रेजेंटेशन देता है, तो ये गलत है। ऑडिटर नहीं, मैनेजमेंट देता है, उसको असर्शन कहते हैं। और साथ में असर्शन केवल एक्सप्लिसिट होते, इंप्लिसिट नहीं होते भाई, गलत है। असर्शन कैन बी एक्सप्लिसिट और असर्शन कैन बी इंप्लिसिट ऑल्सो, दोनों हो सकते हैं। असर्शन एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं, इंप्लिसिट भी हो सकते हैं। असर्शन हेल्प करता है ऑडिटर को टू फाइंड आउट वेदर एफएस आर प्रिपेयर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। असर्शन ऑडिटर को हेल्प करता है ये चेक करने के लिए, ऑडिटर इजीली चेक कर पाएगा असर्शन की मदद से कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो एज पर एफआरएफ, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाया है या नहीं बनाया है। बिल्कुल सही जवाब, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। What assertion are verified for कंसाइनी इन्वेंट्री? कंसाइनी की जो इन्वेंट्री होती है, तो अपन को पता है ना, अपन ने पढ़ा था कि जो मेरे पास किसी दूसरे बंदे की इन्वेंट्री है, मेरे पास किसी दूसरे बंदे की इन्वेंट्री है, तो वो मेरे में से इंक्लूड नहीं होगी, मेरे से एक्सक्लूड होती है। मैंने बोला था ना कि मैं कोई जॉब वर्क करता हूँ, लेट से मैं कोई जॉब वर्क करता हूँ, मैं किसी के लिए जॉब वर्क करता हूँ, मतलब कोई मुझे धागा देता है, धागा देता है, थ्रेड बोलते हैं इसको, यार्न, थ्रेड बोलते हैं यार्न। कोई मुझे धागा देता है, मैं उसके लिए, धागा उसी का होता है, धागा उसी का होता है, मैं उसके लिए केवल जॉब वर्क करके उसको क्लॉथ बना के दे देता हूं, तो मैं केवल अपनी लेबर वगैरह के कुछ फीस चार्ज कर लेता हूं, मेरे चार्जेस चार्ज कर लेता हूं थोड़े बहुत, पर मेरा कोई धागा मेरा नहीं होता, धागा वगैरह किसी दूसरी वाली पार्टी का है। जैसे ही क्लॉथ बना मैं उसको दे देता हूं। तो अगर ईयर एंड पे मेरे पास किसी दूसरे बंदे का धागा पड़ा है, यार्न पड़ा है, तो क्या वो मेरी इन्वेंट्री है? नहीं भाई, वो मेरी इन्वेंट्री नहीं है, वो मेरी इन्वेंट्री नहीं है, वो इस बंदे की इन्वेंट्री है, वो उसका धागा है। तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि जो दूसरे बंदे की इन्वेंट्री मेरे में इंक्लूडेड तो नहीं है, मेरे में इंक्लूड तो नहीं है। और अगर मेरी इन्वेंट्री किसी दूसरे के पास है, मेरी इन्वेंट्री किसी दूसरे के पास है, तो वो मैं इंक्लूड करूंगा, तो मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो इससे कौन कौन से असर्शन चेक हो रहे हैं? इससे 2 असर्शन चेक हो रहे हैं सर। एक तो कंप्लीटनेस चेक हो रहा है, एक तो कंप्लीटनेस चेक हो रहा है कि मेरी जितनी भी इन्वेंट्री है मेरी सारी रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। मेरी इन्वेंट्री किसी दूसरे बंदे के पास पड़ी हुई है जिसको मैंने कपड़ा बनाने के लिए दिया, तो भी वो मेरी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, मेरी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है ना। वो थोड़ी ना उसकी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। तो कंप्लीटनेस, सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया। दूसरा होता है राइट एंड ऑब्लिगेशन, दूसरा होता है राइट एंड ऑब्लिगेशन। मतलब ये क्या होता है? ओनरशिप, ओनरशिप कि उस धागे का असली ओनर तो मैं हूं, असली ओनर तो मैं हूं। तो इससे 2 चीजें वेरीफाई हो गई, कंप्लीटनेस एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है सर। अब केस सिनेरियो 9, केस सिनेरियो 9 क्या बोलता है? केस सिनेरियो 9 एलएलपी क्या है? एलएलपी का बहुत सिंपल है कि ये बोलता है कि एलएलपी जो होती है ना, तुमको आता है ये एलएलपी, एलएलपी के दोनों फीचर होते हैं, दोनों तरह के फीचर मिक्स होते हैं। कि एलएलपी में थोड़े बहुत फीचर्स कंपनी के होते हैं और एलएलपी में थोड़े बहुत फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप की भी होती है। मतलब उसमें कंपनी के और पार्टनरशिप फर्म के दोनों के फीचर मिक्स होते हैं, बेसिक चीजें। उसके अंदर कम से कम मिनिमम 2 आपको इंडिविजुअल पार्टनर चाहिए और 2 बंदों के पास डीपीआईएन होना चाहिए, 2 पार्टनर होने चाहिए और 2 के पास डीपीआईएन होना ही होना चाहिए,
डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर दोनों के पास होना ही चाहिए, ठीक है ना। और उसकी जो ऑथोरिटी होती है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होती है। जैसे कंपनी जो कोई भी फाइलिंग करनी होती है कि मतलब उसका माई बाप कौन होता है, एलएलपी का माई बाप कौन होता है, उसको रजिस्ट्रेशन कौन देता है, टाइम टू टाइम हर मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे उसको फाइलिंग करने होते हैं, कुछ फॉर्म फाइल करने होते हैं, तुमने पढ़ा होगा। तो किसको करने होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनी वर्ड ध्यान रखना, यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म नहीं होगा, ये देखो नॉट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, नॉट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और बाकी ऑडिट मैंडेटरी होती है अगर टर्नओवर 40 लाख के ऊपर पहुंच जाए एलएलपी का, या फिर कंट्रीब्यूशन एक्सीड हो जाए 25 लाख के ऊपर, 25 लाख के ऊपर, ठीक है। तो गिवन केस के अंदर टर्नओवर तो 5 करोड़ ही है, बट कंट्रीब्यूशन 50 लाख है, 50 करोड़, तो दोनों एक्सीड हो गए, दोनों ही एक्सीड हो गए, तो उसकी ऑडिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। ऑडिट ट्रेल अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हुआ होगा, सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है, सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कि भाई जो भी कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट जिस सॉफ्टवेयर में बना रही है, जिस भी सॉफ्टवेयर में बना रही है, मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, टेली हो गया, एसएपी हो गया, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल होना कंपलसरी है। ऑडिट ट्रेल जिसको अपन बोलते हैं ऑडिट लॉग्स भी बोलते हैं, ऑडिट लॉग्स। तो हर एक कंपनी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है, उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उस सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल होना कंपलसरी होता है। पर ये रिक्वायरमेंट कंपनीज के लिए है, एलएलपी के लिए नहीं है, एलएलपी के लिए नहीं है। तो बस ये बात यहाँ पे ध्यान रखना कि ऑडिट ट्रेल ठीक है हेल्प करता है बिजनेसेस को और ऑडिटर को, मतलब ऑडिट ट्रेल हेल्प तो करेगा, अगर ऑडिट ट्रेल हुआ तो अच्छा है, अच्छी बात है ये। बट फॉर एलएलपी, बट फॉर LLP it is not mandatory, it is not mandatory to have a audit trail in accounting software, ठीक है। और जो फर्स्ट ऑडिटर हमेशा एलएलपी का अपॉइंट होता है, फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट, वो बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके पहले पहले अपॉइंट कर देना, बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले पहले आपको अपना फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर देना है। तो 31 मार्च 2024 के अगर अपन ऑडिट करेंगे तो फर्स्ट ईयर ये है, तो उसका 31 मार्च 2024 के पहले पहले आपको ऑडिटर अपॉइंट कर देना चाहिए था। गिवन केस के अंदर अगस्त 2024 मतलब बाद में ऑडिटर अपॉइंट हुआ, तो वो गलती हो गई है। और यही आपने अगर लेट अपॉइंटमेंट करा, ऑडिटर का लेट अपॉइंटमेंट करा, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देखो भाई, इसको ना 2 फॉर्म फाइल करने होते हैं एलएलपी को। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा भाई, देखो मेरा तो नहीं यार, फटाफट करते हैं। एलएलपी को 2 फॉर्म फाइल करने होते हैं, एक तो एनुअल रिटर्न होता है फॉर्म 11 के अंदर, एक स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी होता है फॉर्म 8 के अंदर, फॉर्म 8 के अंदर, ठीक है। तो इसके जो स्टेटमेंट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है ना, वो कब फाइल करना होता है, विथ इन द 60 डेज ऑफ ईयर एंड, 30 मई तक, 30 मई तक उसको एनुअल रिटर्न फाइल कर देना होता है। तो भाई जब उसका ऑडिटर ही अपॉइंट नहीं हुआ, ऑडिटर कब अपॉइंट हुआ उसका, अगस्त के अंदर, ऑडिटर उसका अगस्त में अपॉइंट हुआ, तो भाई अगस्त में अपॉइंट ऑडिटर, और उसको 30 मई मतलब उसको उसके पहले, ये देखो ना भाई डेडलाइन देखो, ये ईयर एंड हुआ, ये 31 मार्च है, ठीक है। अब उस बंदे को जो फॉर्म फाइल करना होता है स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, वो कब फाइल करना होता है, 30 मई को, सॉरी एनुअल रिटर्न 30 मई को फाइल करना। पर ऑडिटर अपॉइंट कब हुआ, ऑडिटर इधर आया, ऑडिटर तो इसके भी बाद में आया, ऑडिटर यहाँ पे आया। तो भाई इसकी वजह से ये दिक्कत हो गई कि भाई जब तक ऑडिटर ने ऑडिट ही नहीं करी तो मैं एनुअल रिटर्न कैसे फाइल कर दूं, तो एनुअल रिटर्न की मेरी डेडलाइन मिस हो गई, एनुअल रिटर्न की जो डेडलाइन थी वो मिस हो गई, ये गलती, इस वजह से ये दिक्कत हो गई कि मैंने ऑडिटर क्योंकि लेट अपॉइंट करा, मैंने ऑडिटर लेट अपॉइंट करा, इस वजह से मेरी एनुअल रिटर्न की डेडलाइन मिस हो गई। पर जो दूसरी वाली है, जो स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी मुझे फाइल करना होता है फॉर्म 8 के अंदर, उसकी डेडलाइन क्या होती है, 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बाद 30 दिन, कि 6 महीने जैसे निकले फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद, वो कहते होते हैं सितंबर, वो क्या होता है सितंबर, तो सितंबर के बाद 30 दिन और जोड़ो, 30 सितंबर के बाद 30 दिन और जोड़ लो, तो वो क्या हो गया अक्टूबर, तो अक्टूबर की डेट होती है। तो भाई ठीक है, वो उसकी डेडलाइन अभी तक नहीं निकली है, फॉर्म 8 की डेडलाइन अभी तक नहीं निकली है, पर फॉर्म 11 की डेडलाइन निकल चुकी है, तो ऑडिटर लेट अपॉइंट होने का नुकसान हो गया मुझे, ठीक है। अब ये ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है कि वैल्यू ऑफ ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री, ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, हमेशा ऐसे ही वैल्यू करते हैं। तो जनरली जो ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री है, जो खराब इन्वेंट्री है, उसकी एनआरवी हमेशा कम होती है, उसकी एनआरवी हमेशा कम होती है, तो वो एनआरवी पे ही वैल्यू होगा, जनरली कॉस्ट पे नहीं होता। सर अब उसके बाद अपन को पीपी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सा आइटम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। यार क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्वेश्चन है, तुमको बहुत इजीली आते हैं। कोई भी मैंने एम्प्लॉय बेनिफिट रिलेटेड एक्सपेंस दिया फॉर एक्विजिशन, कि मैंने कभी भी कोई एक्वायर करी मैंने पीपी, उसमें अगर मैं कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो जो वेजेस वगैरह होती है एम्प्लॉय की, वो किधर जाती है, कैपिटलाइज होती है, बेसिक चीज है, तो वो कैपिटलाइज होगी। टेस्टिंग, अगर मैंने पीपी को टेस्टिंग करी तो टेस्टिंग की कॉस्ट बिल्कुल कैपिटलाइज होगी। पर अगर
अगर मैंने उसी सैंपल को सेल करा, उसी सैंपल को मैंने सेल करके जो पैसा कमाया, सेल करके जो मैंने पैसा कमाया, तो भाई उसको माइनस करना पड़ेगा, उसको उधर से माइनस करना पड़ेगा कि पीपी की कॉस्ट होगी उसमें से, ठीक है। तो अब टोटल पीपी की कॉस्ट कितनी होगी, 1,05,000 प्लस 1,25,000, 1,05,000 प्लस 1,25,000 माइनस 35,000, माइनस 35,000, ये पीपी की कॉस्ट हो गई, ठीक है। इंडिपेंडेंस थ्रेट फ्रॉम द फीस, कि मेरे को ना बहुत ज्यादा पैसा किससे मिल रहा है, एक ही मेरा मेजर क्लाइंट है, बहुत बड़ा क्लाइंट है, मेरे को सबसे बड़ा, मैं एक सीए फर्म हूं, मैं एक सीए फर्म हूं, सबसे बड़ा पैसा जो मेरे को मिल रहा है 10 लाख रुपए, वो मुझे एक ही सीए फर्म, एक ही क्लाइंट से मिल रहा है। तो मेरे पे कौन सा थ्रेट रहेगा, हमेशा मेरे पास सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट रहेगा भाई, कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं उसकी फीस पे डिपेंडेंट हूं, कहीं ना कहीं उसकी फीस पे डिपेंडेंट हूं, कि मैंने अगर कोई गलत ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी तो शायद वो मुझे, शायद मेरा ऑडिट मेरे हाथ से चले जाए, तो मेरी दिक्कत हो जाएगी, तो मैं डिपेंडेंट हूं उस पर। तो उसने कौन सा ऑडिट प्रोसीजर शुरू के अंदर करा, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो ऑडिट करने गया, तो उसने क्या करा, ऑडिट शुरू करने के पहले, उसने ऑडिट शुरू करने के पहले कंपेयर करा, क्या कंपेयर करा, करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करा, कि इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करा। तो क्या कर रहा है, वो कर रहा है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर रहा है, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह वो कर रहा है। जो भी प्रोडक्शन की कॉस्ट है या फिर एडमिन जनरल ओवरहेड है, कि मतलब अब असली में प्रोडक्शन शुरू हो गया, एडमिन के कोई एक्सपेंसेस हुए, जैसे चाय पानी इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल वाली ये सब चीजें, तो जो एडमिन ओवरहेड एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो पीपी में कैपिटलाइज नहीं होते भाई, वो पीपी में नहीं जाते, वो पी&एल के अंदर जाते हैं, ठीक है। और साथ में कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन, मैंने एक इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट कर रहा था, मैं इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट कर रहा था, मैंने एक इंसान को कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन दिया, मैंने क्लाइंट को बोला ये ले मेरे सेट ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन की उसको सीरीज पकड़ा दी, इनका जवाब दे मुझे, इनका जवाब दे। तो ये कौन सा मेथड होता है इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने का, क्वेश्चनरी मेथड। कौन सा हुआ सर, ये इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी वाला मेथड हुआ, ठीक है सर। तो मैं कौन सा असर्शन चेक कर रहा हूं, क्या करके, वेदर द रिकॉर्डेड सेल्स पर्टेन टू द गुड्स ऑर्डर बाय द वैलिड कस्टमर ड्यूली डिस्पैच एंड इनवॉइस ड्यूरिंग द पीरियड, कि जो भी मैंने सेल करी है वो असली में सामने वाले एक वैलिड कस्टमर ने ऑर्डर करा था और वो गुड्स मैंने डिस्पैच भी कर दिया है। तो मतलब मैं चेक कर रहा हूं ये फेक सेल तो नहीं है, ये एक फेक सेल तो नहीं है, ये किसी वैलिड कस्टमर ने ऑर्डर करा था और उन्होंने डिस्पैच भी कर दिया, वैलिड कस्टमर, मतलब ये फेक सेल नहीं है, डमी सेल नहीं है। अकरेंस चेक कर रहा हूं मैं, यहाँ पे अकरेंस चेक कर रहा हूं कि असली में सेल अकर भी हुई है या नहीं हुई है। अगर कभी सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आपकी कंपनी में फॉलो नहीं हो रहा, सिग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आपकी कंपनी में फॉलो नहीं हो रहा, तो कौन सा रिस्क है ये, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। सर ये कंट्रोल रिस्क है, कंट्रोल रिस्क, क्योंकि आपने ये वाला कंट्रोल आपका सही से नहीं चल रहा, कंट्रोल रिस्क है। सैंपलिंग का कौन सा मेथड है, आपने डेटर को 4 ग्रुप के अंदर तोड़ा, जो भी बैलेंस 20 लाख के ऊपर है, जो भी 12 लाख के ऊपर है, जो भी 12 लाख से 20 लाख के ऊपर है, इस तरह से डेटर को तोड़ा। तो ये क्या होता है सर, स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, तो ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, ठीक है। फायर इंसिडेंट कब हुआ, बैलेंस शीट डेट के बाद, मेरी कंपनी में आग लगी, तो सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं होता, एक सब्सिक्वेंट इवेंट होता है जो कि आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है, बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है। तो अब मुझे उसके लिए क्या करना है, जो सब्सिक्वेंट इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है, क्या मुझे उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट करना है, या फिर सिर्फ डिस्क्लोजर देना है। मेरे को केवल डिस्क्लोजर देना है, क्योंकि उसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो बैलेंस शीट डेट के बाद आग लगी है उसकी, ठीक है। क्या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं, वो तुमको चेक करके बताना है, कि 10 लाख की मशीनरी मैंने गलती से कैपिटलाइज कर दी और 20 लाख की WIP ओवर स्टेटेड है, मतलब वैल्यूएशन उसकी ज्यादा करी हुई है, तो कितने की गलती होगी, टोटल 30 लाख की, टोटल गलती कितने की होगी, 10 लाख और 20 लाख 30 लाख की, ठीक है सर। और कंपनी की मैंने मटेरियलिटी डिसाइड करी हुई है 5% ऑफ पीबीटी, 5% ऑफ पीबीटी, 5% ऑफ पीबीटी कितनी है, 5% ऑफ पीबीटी इज 25 लाख, 25 लाख। तो भाई 30 लाख की गलती और मेरी मटेरियलिटी 25 लाख की है, 25 लाख की, तो भाई ये बहुत ही ज्यादा मटेरियल है, तो ये बहुत ही ज्यादा मटेरियल है, गलती जो भी है वो मटेरियल है, मुझे मेरा ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर ये गलती एग्जिस्ट करी तो। WIP इन्वेंट्री के मैं वेरीफाई कर रहा हूं कि WIP इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड ना हो, मतलब ओवर वैल्यूड ना हो, ओवर वैल्यूड ना हो, तो मैं कौन सा असर्शन चेक कर रहा हूं, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन चेक कर रहा हूं कि उसकी वैल्यूएशन सही है। और ये वही है कि मैनेजमेंट ने क्वालिफाइड लैंग्वेज में रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया, जो ऊपर भी आया था, तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकता हूं, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। अब बैंक ऑडिट का ऑफिस से क्वेश्चन आया कि मैंने ना
मैंने जब भी मैं ऑडिट एक्सेप्ट करता हूँ, जब भी तुमने पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट के अंदर भी पढ़ा होगा सेक्शन 141 वगैरह के अंदर कि आप डिस्क्वालीफाई कब कब होते हो। तो उसके पहले आप जब भी अपॉइंट होते हो, आप जब भी ऑडिटर अपॉइंट होते हो, तो बीइंग एन ऑडिटर, आप ऑडिटर जैसे अपॉइंट हुए, आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है कंपनी को, आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है कंपनी को। उसमें ऑडिटर लिख के देगा, ऑडिटर लिख के देगा कि मैंने कंपनी से, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूं, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूं, मैंने कंपनी से कोई भी लोन वगैरह नहीं ले रखा, मैंने कंपनी से कोई भी लोन वगैरह नहीं ले रखा। वो लिख के देता है, वो लिख के देता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैंने कंपनी से लोन नहीं दिया, वो सब चीजें लिख के देता है। तो ये कौन सा थ्रेट अपन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ये सर्टिफिकेट लेके? तो भाई अगर आपने कंपनी से लोन लिया होता, मतलब इंडेटनेट से मतलब आप सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता, आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता। तो इसलिए आपको ये कौन सा थ्रेट अपन चेक करने की कोशिश कर रहे हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो आप जब बैंक की ऑडिट करने जाओगे, आप जब बैंक की ऑडिट करने जाओगे, तब बैंक को भी आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा कि मैंने बैंक से कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है। ठीक है ना, मतलब लिमिट के अंदर हो तो ठीक है, 5 लाख की लिमिट है शायद, जो भी है। साथ में मैंने एक और डिक्लेरेशन दिया, मैं जब ऑडिटर बन रहा था मैंने एक और डिक्लेरेशन को क्या दिया, वी डिक्लेयर दैट वी विल नॉट कम्युनिकेट और अलाउ कम्युनिकेट एनी पर्सन नॉट लीगल इंटाइटल्ड टू इन्फॉर्मेशन, कि हम किसी को भी कोई भी ऐसी बैंक की प्राइवेट इंफॉर्मेशन वो किसी को शेयर नहीं करेंगे। तो मैं कौन सा यहाँ पे प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल आ रहा है? कॉन्फिडेंशियलिटी की, मैं कॉन्फिडेंशियलिटी रखूंगा। ठीक है। स्टॉक ऑडिटर ने एक एडवर्स कमेंट दिया बोरोवर के लिए, बोरोवर के लिए कमेंट दिया, तो वो कमेंट किस चीज के लिए हो सकता है? जनरली ये बोल रहा है कि जनरली स्टॉक ऑडिटर किस चीज के लिए कमेंट दे सकता है। तो भाई देखो, स्टॉक ऑडिटर क्या होता है कि वो बैंक के बिहाफ पे, जैसे बैंक है एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई बैंक ने क्या, एसबीआई बैंक ने रिलायंस को लोन लिया हुआ है, कितने का, वॉट कुछ भी अमाउंट का। तो पर रिलायंस को लोन किसके बदले दिया, किसके बदले दिया? जनरली जो लोन वगैरह देता है वो, मतलब वर्किंग कैपिटल लोन, वो देते स्टॉक के बदले, स्टॉक एंड डेटर। तो एसबीआई बैंक ने क्या करा, एसबीआई बैंक ने एक ऑडिटर अपॉइंट करा, एसबीआई बैंक ने एक ऑडिटर अपॉइंट करा, ये एसबीआई बैंक है, ये एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक ने एक ऑडिटर अपॉइंट करा कि तू जा और इसका स्टॉक चेक करके, इस रिलायंस का स्टॉक चेक करके कि असली में इसके पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ भी है या नहीं पड़ा, असली में इसके पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ भी है या नहीं पड़ा हुआ, वो झूठ तो नहीं बोल रहा। तो भाई अब जब ऑडिटर इधर जाएगा स्टॉक ऑडिट करने, तो क्या क्या कमेंट दे सकता है? वो बोल सकता है कि भाई असली में इसके पास इतना स्टॉक नहीं है, तो आपने जो ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करी है, ड्रॉइंग पावर किससे कैलकुलेट होती है? वो भी तो इसी से स्टॉक से कैलकुलेट होती है। तो असली में इस स्टॉक की वैल्यूएशन कम है, असली में स्टॉक की वैल्यूएशन कम है, ड्रॉइंग पावर भी कम होगी, ड्रॉइंग पावर भी कम होगी। वो इस तरह के एडवर्स कमेंट दे सकता है। ठीक है, तो बस यही है, दे कैन मेक ए कमेंट ऑन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी एंड ड्रॉइंग पावर। आपको फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट, जो बैंक होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी वगैरह इशू करता है, तो उसके लिए आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट वगैरह फलाना ठीक है। तो कोई भी ये फॉरेन जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो एक तरह का नॉन फंडेड फैसिलिटी होती है, नॉन फंड, हाँ भाई सही बात है, दो तरह की फैसिलिटी होती है, एक फंडेड फैसिलिटी, एक नॉन फंडेड। नॉन फंडेड में क्या होती है, असली में मैंने रुपए ट्रांसफर नहीं करे, ठीक है, वो नॉन, और इससे बैंक पैसे कैसे कमाता है, उससे कमीशन और चार्जेस लेके, ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। यही ब्रांच अर्न इंटरेस्ट ऑन इश्यूएंस ऑफ फॉरेन क्रेडिट क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अर्न अकाउंट, की जो भी इसने इंटरेस्ट कमीशन कमाया ना नॉन फंडेड फैसिलिटीज है, वो किस में जाता है? वो बोल रहा है कि ये इंटरेस्ट अर्न अकाउंट के अंदर जाता है, इंटरेस्ट अर्न अकाउंट के अंदर नहीं भाई, आप जो भी इससे पैसे कमाओगे ना वो जाएगा अदर इनकम में, वो अदर इनकम में जाएगा, इंटरेस्ट वाले लेजर में नहीं, अदर इनकम के लेजर के अंदर जाएगा। ठीक है। द बैंक विच रिसीव ए फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट इज नॉन एज बेनिफिशियरी बैंक, कि जो बैंक एलसी इशू करके सामने वाले को दे रही है, एक बैंक एलसी इशू करती है सामने वाले बैंक को दे रही है दूसरे बैंक को, तो जो सामने वाली बैंक है वो बेनिफिशियरी बैंक नहीं कहलाती, वो एडवाइजिंग बैंक कहलाती है। क्या कहलाती है वो? एडवाइजिंग बैंक। वो क्या कहलाएगी? एडवाइजिंग बैंक। ठीक है। अब आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? वो एनपीए, बैंक ऑडिट के अंदर एनपीए पढ़ा था, उसमें आउट ऑफ ऑर्डर होता है। आउट ऑफ ऑर्डर की कैश क्रेडिट लिमिट की 2-3 तरह की लिमिट होती है, कि पूरे साल भर में आपने बिल्कुल ही पैसा नहीं डाला, या फिर ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट से ज्यादा निकाला हुआ है, या फिर बैलेंस शीट डेट के जस्ट 90 दिन पहले, बैलेंस शीट डेट के जस्ट 90 डेज पहले आपने बिल्कुल भी उसके अंदर रुपए नहीं डाला। ठीक है ना, ये सब चीजें। तो यही बोला कि आउट ऑफ ऑर्डर कौन कौन सा है, कि देखो उसकी सैंक्शन लिमिट कितनी है? 75 लाख की, बट उसकी ड्राइंग पावर 50 लाख की है, 50 लाख की। तो वो कितने रुपए विड्रॉ कर सकता है? कितने रुपए विड्रॉ कर सकता है? सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर विच एवर इज लेस, तो विच एवर इज लेस क्या है? 50 लाख, 50 लाख। तो उसको 50 लाख से कम विड्रॉ करना है, 50 लाख से कम। तो उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो उसने विड्रॉ करा है लोन, वो
75 लाख से ज्यादा का है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। अगर वो 50 लाख के ज्यादा का है तो भी आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा, क्योंकि उसको 50 लाख से कम रखना है। साथ में अब या फिर वो बोल रहा है कि बैलेंस शीट डेट के जस्ट 90 दिन पहले, बैलेंस शीट डेट के जस्ट 90 दिन पहले उसने कोई भी एक भी पैसा जमा ही नहीं कराया अकाउंट के अंदर, जो भी उसका सीसी अकाउंट चल रहा था, कैश क्रेडिट अकाउंट, उसमें एक भी पैसा जमा ही नहीं कराया, तो भाई बैलेंस शीट डेट के 90 दिन पहले अगर आपने एक भी पैसा जमा नहीं कराया तो वो आउट ऑफ ऑर्डर कहला जाएगा, वो आउट ऑफ ऑर्डर कहला जाएगा। ठीक है सर। अब इस चीज को तुम दिमाग में गार्ड बांध लेना, इसके बहुत बार एमसीक्यू आ सकते हैं गवर्नमेंट गारंटीड वाले का। एक बार बता देता हूं, आगे 2-3 एमसीक्यू और आएंगे, बार बार नहीं बताऊंगा सर मैं। देखो तो ये बहुत सिंपल भी है। देखो जब भी बैंक का एनपीए, जब भी कोई आप लोन दे रहा हो जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी किसी लोन के लिए, तो चाहे उसके 90 डेज से ऊपर चले जाए, मतलब चाहे वो एनपीए की रूल उस पर लग गए कि 90 डेज से ज्यादा चले गया, ओवरड्यू हो गया, तो भी अपन उसको एनपीए नहीं मानते क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है। पर ये एक्सेप्शन केवल जब आपको लोन को क्लासिफिकेशन करना है ना, एनपीए में क्लासिफिकेशन या फिर प्रोविजन बनाना है, तो भाई केवल उसी के लिए एक्सेप्शन नहीं है कि माना वो लोन 90 डेज से ऊपर ओवरड्यू हो गया तो भी आप उसको एनपीए क्लासिफाई मत करो, मतलब उसको स्टैंडर्ड एसेट ही मानो, स्टैंडर्ड एसेट ही मानो, आप उस पर प्रोविजन भी मत बनाओ। ये केवल क्लासिफिकेशन के लिए एक्सेप्शन दिया है। पर अगर यही बात देखें अपन इनकम रिकॉग्नाइजेशन की, तो एनपीए की इनकम कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब वो पैसा कैश में अपन को रिसीव हो जाए, कैश रियलाइज हो जाए, अक्रूवल बेसिस पे नहीं करते। तो भाई इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जब तक आपको इनकम रियलाइज ना हो जाए, तब तक आपको उस इनकम को पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करना, उस इनकम को पीएनएल रिकॉर्ड नहीं करना। ये बात गार्ड बांध लेंगे। तो ये जो एक्सेप्शन है केवल क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई आप मत करो एनपीए, वो चलेगा। पर जो इनकम रिकॉग्नाइज करोगे, इनकम तो केवल जब तक कैश रियलाइज ना हो जाए तब तक नहीं करोगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी हो नहीं दी हो, वो फर्क नहीं पड़ता। और ये एक्सेप्शन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी इज्जत नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देगी तो अपन उसको देखेंगे ही नहीं, इग्नोर कर देंगे, पूरा इग्नोर कर देना बस। ये बस वही वाला क्वेश्चन है एग्जैक्ट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर 3 था ड्राइंग पावर कैलकुलेशन का, बहुत सिंपल था इसलिए मैंने उसको स्किप भी कर दिया कि नॉर्मल ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्वेश्चन था। जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस दिए हुए ना मॉड्यूल के अंदर अपनी बुक वगैरह के अंदर, वही वाला था, सिंपल है, वही उसी क्वेश्चन को उन्होंने इधर डाल दिया था। कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है लोन का 25 लाख का, और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी की उसने लोन लिया है 25 लाख का। लोन कितने का लिया उसने? 25 लाख का लोन लेकर है, 25 लाख का। जो लोन लेने के लिए उसने बैंक को कोई सिक्योरिटी दी होगी, तो सिक्योरिटी जो दी है ना, सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी की वैल्यू 2.25 लैक्स हो गई, उस सिक्योरिटी की वैल्यू 2.25 लैक्स हो गई है। तो भाई अगर आपको याद हो, तो अगर कभी भी सिक्योरिटी की वैल्यू, जब भी अपन ने लोन दिया है तो उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी है, कभी भी सिक्योरिटी की वैल्यू अगर इतनी हो जाए कि वो 10% ऑफ लोन का अमाउंट भी कवर ना कर पाए, 10% ऑफ लोन का अमाउंट भी कवर ना कर पाए, तो लोन का 10% क्या होगा? 10% है लोन का 2.5 लैक्स। सिक्योरिटी की वैल्यू 2.5 लैक्स से भी कम है, सिक्योरिटी की वैल्यू 2.5 लैक्स से भी कम है, सिक्योरिटी की वैल्यू केवल 2.25 लाख है, और 10% कितना है लोन का? 2.5 लाख। तो भाई सिक्योरिटी की वैल्यू इतनी कम है कि वो लोन का 10% भी कवर नहीं कर पा रहा, तो उसको आप लॉस असेट मान लो, लॉस असेट, और उसको हाथ टू हाथ या तो उसका पूरा का पूरा प्रोविजन बनाओ या पूरा का पूरा राइट ऑफ करो, पूरा का पूरा राइट ऑफ करो। तो बस वही है इसके अंदर, गिवन केस के अंदर आप उसको लॉस असेट मान लो, सिक्योरिटी की वैल्यू 10% से भी कम है, पूरा का पूरा प्रोविजन बना लो या राइट ऑफ कर दो, ठीक है ना। अब गिवन क्वेश्चन में बोला है कि नहीं नहीं उन्होंने डाउटफुल माना, उसको लॉस असेट नहीं माना, डाउटफुल माना। नहीं भाई गलत करा, तूने गलत करा, डाउटफुल नहीं, उसको लॉस असेट मान लो। इन एडिशन टू मेन रिपोर्ट, अपन ने बैंक ऑडिट में पढ़ा हुआ है कि जो बैंक ऑडिटर होता है वो मेन रिपोर्ट के साथ साथ, मतलब जो मेन ऑडिट रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट, जो मेन ऑडिटर एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स और भी इशू करता है, तो कौन कौन सी रिपोर्ट वो इशू करता है? एलएफएआर वो इशू करता है, बिल्कुल करता है। एसएलआर की रिक्वायरमेंट कंप्लाई हुई है नहीं हुई है, वो भी करता है। जो भी उसका आरबीआई का ट्रेजरी ऑपरेशन, जो भी ट्रेजरी ऑपरेशन चला रहा है वो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से चला रहा है, बिल्कुल सही है, ये भी करता है। घोष कमेटी की जो फ्रॉड वाली रिकमेंडेशन की पॉलिसी है वो फॉलो कर रहा है, ये भी करता है। तो ये सारी रिपोर्ट ऑडिटर रिपोर्ट इशू करता है बैंक ऑडिट के अंदर, बट वो ये वाली रिपोर्ट इशू नहीं करता है। बैंक ऑडिट में ऐसा कहीं भी गिवन नहीं है कि वो ये वाली रिपोर्ट इशू करता है। रिपोर्ट ऑन एडवर्स क्रेडिट लेंडिंग रेशियो इन रूरल एरिया के अंदर एडवर्स क्रेडिट एंड लेंडिंग रेशियो है, क्रेडिट और लेंडिंग रेशियो अलग अलग है, मतलब एडवर्स है, वो ऐसी कोई भी रिपोर्ट इशू नहीं करता। अपन ऐसा कहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, तो बस नहीं करता, वो बात खत्म। उसके बाद ऑडिट स्ट्रेटेजी फैक्टर, अब इसके अंदर क्या है?
विच इजंट ए फैक्टर इन स्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी जब आपको स्टेब्लिश करनी है तो कौन सा फैक्टर आपको ध्यान में नहीं रखना। तो भाई मैंने बताया था जब ऑडिट स्ट्रेटेजी आपको जब ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी है तो आपको कुछ फैक्टर ध्यान में रखने पड़ते हैं। सीईओ राम प्रसाद, मैंने उसकी टिक बताई थी आपको, सीईओ राम प्रसाद बताई थी। सी से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या क्या है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट वगैरह क्या, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट रिजल्ट की एक्टिविटीज क्या क्या आई थी, वो सब चीजें, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर सीईओ राम प्रसाद के अंदर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसेसर ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कौन से उसको प्रोसेसर लगाने, क्या वो ऑडिट स्ट्रेटेजी में ये बताता है? नहीं भाई, ये ऑडिट स्ट्रेटेजी में ऐसा कुछ भी हम ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हो ये सब नहीं देखते, ये ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट हो सकता है प्रोग्राम के अंदर। बाकी ऑडिट स्ट्रेटेजी में तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंगेजमेंट का, एंगेजमेंट टीम को एफर्ट कहाँ पे ज़्यादा देने हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो सब देखता है वो। मटेरियलिटी का बेंचमार्क, जो ऐसे 330 320 नहीं बोलता कि आपको मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी है तो एक बेंचमार्क निकालना होता है, एक बेंचमार्क निकालना होता है। तो भाई कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, तो उसका बेंचमार्क क्या होगा? उसका बेंचमार्क जनरली होता है पीबीटी, टर्नओवर नहीं होता, क्योंकि वो प्रॉफिट कमा रही है तो उसका पीबीटी होता है, ठीक है ना। और ये लॉस मेकिंग कंपनी होती तो लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर आप रिवेन्यू को बेंचमार्क मान सकते हो। अगर आपने टोलरेबल मिस स्टेटमेंट इंक्रीज कर दी आपकी, तो सैंपल साइज पे क्या इंपैक्ट आएगा? टोलरेबल मिस स्टेटमेंट क्या होती है कि भाई मैं इतनी गलतियां सहन कर सकता हूं, मेरे में हिम्मत है, मैं इतनी गलतियां सहन कर सकता हूं, मैं टोलरेट कर सकता हूं, मतलब आप इतनी गलतियां सहन कर सकते हो तो आपकी सैंपल साइज कम कर दो, सैंपल साइज कम कर दो, मतलब आप चेकिंग कम करो, चेकिंग कम कर दो। आप चेकिंग कम करोगे तो गलती, आप वैसे भी आप ज्यादा सह सकते हो ना, आप तो गलती ज्यादा सह सकते हो, ठीक है, तो आप टोलरेट ज्यादा कर सकते हो तो कम चेकिंग करो, ठीक है। हमको क्या जा रहा है? प्रोजेक्टिंग सैंपल स्टेटमेंट, जब आपको सैंपल मिस स्टेटमेंट निकालनी है सैंपल से, मतलब आपने सैंपलिंग करी उसके बाद आपको मिस स्टेटमेंट प्रोजेक्ट करनी है। प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है कि मेरे को जो अभी की गलतियां मिली, मेरे को जो अभी की गलतियां मिली तो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं कि आगे कितनी गलतियां हो सकती है। जैसे अब यार इतना डिटेल में कैसे जाऊं यार, तुम, आई होप तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, वरना तो मैं कैसे ही बताऊंगा तुमको ये सब चीजें, मतलब मैराथन में इतना कैसे कराऊं यार, जल्दी भी तो निपटाना। देखो आपने सैंपल टेस्टिंग करी है, लेट्स से यहाँ पे टोटल 100 ट्रांजेक्शन थे, टोटल 100 ट्रांजेक्शन थे 1000 करोड़ रुपीस के, 1000 रुपीस के 100 इन्वॉइसेस थे 100 करोड़ रुपए के। मैंने उसमें से सैंपल टेस्टिंग कर ली, 10 सैंपल लिए, लेट्स से 20 करोड़ के, 10 सैंपल लिए मैंने 20 करोड़ के, ठीक है ना, या 10 करोड़ की कर लो यार, 10 सैंपल 100 करोड़ के लिए, 10 सैंपल 100 करोड़ के लिए। तो मेरे को उसमें से गलती मिली कि भाई 2 इनवॉइस गलत थे, 2 इनवॉइस गलत थे। मैंने 100 की टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से 10 की चेकिंग करी, 100 की पॉपुलेशन थी उसमें 10 से चेकिंग करी। उस 10 में से मेरे को 2 में गलतियां मिल गई कि 2 इनवॉइस गलत है 2 करोड़ रुपए के, 2 इनवॉइस गलत है 2 करोड़ रुपए के। अब मुझे एक प्रोजेक्ट करनी पड़ेगी मिस स्टेटमेंट कि भाई मैंने जब 10 की चेकिंग करी तो 2 इनवॉइस गलत थे, 10 की चेकिंग करी तो 2 इनवॉइस गलत थे, तो पूरी की पूरी 100 में कितने इनवॉइस गलत होंगे, पूरी पूरी 100 में कितने इनवॉइस गलत होंगे। तो मैं प्रोजेक्ट करूंगा, मिस स्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करूंगा। कैसे करूंगा कि भाई जब 2 इनवॉइसेस गलत निकले 10 में से, 10 में से 2 में से, सॉरी हाँ 2 इनवॉइस गलत निकले 10 में से, तो 100 इनवॉइस में से कितने गलत होंगे? तो ये 2/10 मल्टीप्लाई 100, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया भाई, 2 5 5 तो 20%, लगभग 20% हो गया होगा, ठीक है यार मैं इतना कैलकुलेशन। तो 20% मेरे को प्रोजेक्ट करना, 20% मतलब 1000 करोड़ का 20% कितना होता है? 1000 करोड़ का 20% हो गया अपना 200 करोड़। तो 200 करोड़ प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट हो गई। तो मतलब मैंने सैंपल बेसिस पे देखा कि सैंपल मतलब लगभग 20% सैंपल गलत होते हैं तो 20% पॉपुलेशन गलत ही होगी, 20% पॉपुलेशन गलत ही होगी। तो ये मुझे ऐसे कैलकुलेट करना होता है। तो प्रोजेक्ट जब भी मैं करता हूं तो एक तो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट मैंने जब भी तुमको निकाल के बताई वो मैं लूंगा, प्लस उसमें जो एनोमलस मिस स्टेटमेंट होता है, जो भी एनोमली होती है, अब मैं नहीं समझाऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है भाई कि एनोमली तुमको समझाने में, तो आई होप आता होगा। तो उसमें मुझे ऐड करना होता है एनोमली, जो भी अभी मैंने तुमको समझाया ना, ये होती है प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट 200 करोड़ की। तो 200 करोड़ की मैंने प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट निकाली, उसमें मैं एनोमली ऐड कर लूंगा, एनोमलस मिस स्टेटमेंट ऐड कर दूंगा, तो उससे मेरा निकल जाएगा टोटल एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट की पूरी पॉपुलेशन में कितनी गलती है वो मैं एस्टिमेट कर सकता हूं इससे, ठीक है। अब इंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या ट्रू है, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द इंगेजमेंट लेटर, क्या है फालतू चीजें कि इंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या क्या लिखते हैं, ऐसे 210 के अंदर नहीं होता कि इंगेजमेंट लेटर में क्या होता है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा काम तेरा काम, कि मेरी इंगेजमेंट लेटर में अपन बहुत सारी चीजें नहीं लिखते कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑडिटर का स्कोप क्या होगा, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। साथ में एक और चीज लिखी होती है कि
एक्सपेक्टेड टाइम फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऐसे 210 के अंदर है ना कि एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या होता है, तो उसमें अपन लिख के देते हैं कि एक्सपेक्टेड टाइम फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा रिपोर्ट का, और हो सकता है कि फ्यूचर में थोड़ा डेविएशन हो जाए, जो मैं अभी बता रहा हूं कि ऑडिट रिपोर्ट एसी इशू करूंगा पर थोड़ा सा डेविएशन हो जाए, हो सकता है। दो व्हीकल कंपनी के नाम पर नहीं है, वो किसी डायरेक्टर या ट्रस्टी के नाम पर है, कंपनी के नाम पर नहीं है, तो मतलब राइट एंड ऑब्लिगेशन में कुछ गलती है। मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि मैं सप्लायर को कंफर्मेशन नहीं भेजने दूंगी, सप्लायर को कंफर्मेशन नहीं भेजने दूंगी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी मैनेजमेंट मना कर दे कि मैं कंफर्मेशन नहीं भेजने दूंगी, सबसे पहले आपको अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा के देखने, अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा के देखो कि आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ले सकते हो क्या, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से आप एविडेंस ले सकते हो क्या। डायरेक्ट ओपिनियन मॉडिफाई मत कर देना, आप देखो कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर से आप एविडेंस ले सकते हो क्या। अब केस सिनेरियो 17 सर, असर्शन फॉर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, कि एम्प्लॉय एक्सपेंसेस के लिए आपको असर्शन बताने की कौन कौन सा असर्शन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है भाई। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हमने वही रिकॉर्ड करे विच वर एक्चुअली इनकर्ड, जो असली में जो एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर हमने करे थे वही हमने बुक्स के अंदर डाले, तो ये बता रहा है अकरेंस, अकरेंस की मतलब हमने कोई भी फेक वाला एक्सपेंडिचर नहीं डाला, जो असली में अकर हुआ था वही एक्सपेंडिचर डाला है। एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सनल हैव बीन अकाउंटेड फॉर, कि सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉइज थे हमने सारे के सारे एम्प्लॉइज के खर्चे को हमने रिकॉर्ड कर लिया, मतलब कंप्लीटनेस वो बता रहा है। एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड आर पर्टेनिंग टू करंट पीरियड ओनली, कि जो हमने एक्सपेंसेस इस साल रिकॉर्ड करे वो इसी साल के एक्सपेंडिचर अगले साल के नहीं है, तो वो कट ऑफ बता रहा है, वो कट ऑफ बता रहा है। कोई भी आपने डिविडेंड अगर अगले साल डिक्लेयर करा 2022-23 का यहां पर होना चाहिए था, मतलब 31 मार्च 2023, पर आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा 15 अप्रैल को, मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद, तो ये भाई आपकी लाइबिलिटी नहीं होती, केवल नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर दे दो, ये आपकी लाइबिलिटी नहीं होती, केवल नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना है। सो इट इज नॉट ए लाइबिलिटी, डिस्क्लोज कर दो बस नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। डेटर कंफर्मेशन, ये कौन सा वाला है, ऐसे 500, हाँ ठीक है, फालतू बात है कि जो भी डेटर का कंफर्मेशन है उसके बारे में एक लाइन है बेसिक सी है कि डेटर कंफर्मेशन आपको डायरेक्टली ऑडिटर को आना चाहिए, कि आपको जो डेटर को अपन कुछ बोल रहे हैं कि ये चीज कंफर्म कर, तो वो डायरेक्टली कंफर्म ऑडिटर को करेगा, वो मैनेजमेंट को कंफर्म नहीं करेगा। फर्दर ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस, जितने भी अकाउंट बैलेंस है बैलेंस शीट डेट के पास वो सारे के सारे बैलेंस तो मुझे कंफर्म कराएगा, सारे के सारे बैलेंस तो मुझे कंफर्म कराएगा, जितने भी सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस है, कि जो भी बड़े बड़े अकाउंट बैलेंस है मैं सबका कंफर्मेशन लूंगा, और जो छोटे छोटे अकाउंट बैलेंस है स्मॉलर, जो छोटे छोटे अकाउंट बैलेंस है उसको मैं सैंपलिंग बेसिस पे थोड़ा बहुत चेक करा लूंगा, कि भाई सैंपलिंग बेसिस पे थोड़े बहुत कंफर्मेशन भेज लूंगा, तो जो सिग्निफिकेंट बड़े वाले अकाउंट बैलेंस है उस पर सब पे कंफर्मेशन लूंगा, और जो छोटे वाले अकाउंट बैलेंस है उस पर सैंपलिंग बेसिस पे कंफर्मेशन ले लूंगा, ठीक है। फिक्स असर्शन, सम ऑफ द इनवॉइसेस वर नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी, कुछ असर्शन कंपनी के नाम पे नहीं, मतलब कुछ इनवॉइसेस कंपनी के नाम पे नहीं थे, तो कौन सा असर्शन है भाई, सीधी बात है राइट एंड ऑब्लिगेशन, कि वो मेरा नहीं है किसी दूसरे के नाम पे, वो मशीन वगैरह हो सब, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को उन्होंने क्लासिफाई करा, कैसे क्लासिफाई करा, सब कुछ एक साथ लिख दिया कि बैलेंस विद बैंक कितना है, चेक कितना है, ड्राफ्ट इन हैंड कितना है, ईयर मार्क बैलेंसेस कितना है, ये सब एक साथ लिख दिया। तो भाई नहीं, शेड्यूल 3 बोलता है कि आपको ये चीजें एक साथ लिखनी है, बैलेंस विद बैंक, चेक वगैरह ये एक अलग से, फिर आपको सेपरेटली क्लासिफाई करना है कि कितना ईयर मार्क बैलेंस है, तो आपने ईयर मार्क बैलेंस जो यहाँ पर है वो इसी के साथ में लिख दिया, नहीं भाई ईयर मार्क बैलेंस अलग से क्लासिफाई करना होता है बस। अब केस सिनेरियो 18 क्या बोलता है कि जब मैं इंगेजमेंट लेटर लिख रहा था, मतलब मैं ऑडिट को एक्सेप्ट कर रहा था, मैं कोई ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा था, उस वक्त ही मैनेजमेंट ने बोल दिया, उस वक्त मैनेजमेंट ने बोल दिया कि मैं आपको कुछ ऑडिट के प्रोसीजर लगाने नहीं दूंगी, मैं आपको कोई डाटा प्रोवाइड नहीं करूंगी। वो बोल रहा है कि मैं आपको कुछ सर्टेन प्रोसीजर आपको मैं लगाने नहीं दूंगी, माना बाकी ऑडिटर वो लगाते पर मैं आपको वो ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाने दूंगी। तो उस केस के अंदर ऑडिटर को भाई जब पता पड़ गया कि अपने ऊपर लिमिटेशन ऑफ स्कोप पड़ रहा है, अपने ऊपर क्या हो रहा है, वो मैनेजमेंट अपना लिमिटेशन ऑफ स्कोप कर रही है, कि मैनेजमेंट अपन को काम नहीं करने देगी, मैनेजमेंट अपन को काम नहीं करने देगी, तो उस केस के अंदर आप वो एक्सेप्ट ही मत करो, वो ऑडिट एक्सेप्ट ही मत करो। प्री कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग ऑडिट, ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए कौन कौन सी प्री कंडीशन होती है, जो ऐसे 210 बोलता है कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मैनेजमेंट सारी की सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अपन को देगा, मैनेजमेंट अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगा एम्प्लॉइज को, साथ में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, और साथ में मैनेजमेंट वो इंटरनल कंट्रोल मैनेज करे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जरूरी है, वो इंटरनल कंट्रोल लगा के रखे, तो ये सारे होते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ भाई जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है ना, आई होप कि वापस बोल रहा हूँ भाई मेरा थोन है, तुम सोचो कि जैसे अपनी सर क्लास में बिल्कुल धीरे धीरे कराते हो वैसे, ना ना भाई वो पॉसिबल नहीं है, मेरा थोन है, आई होप
फिर लास्ट टाइम पे आके तुम मेरे माथे मत पढ़ना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो मेरे माथे पढ़ो सर क्या जल्दी जल्दी करा रहा समझ नहीं आ रहा है, ऐसे मत करना भाई। आई होप समझ आ रहा होगा तुम्हारे थोड़े से भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये तो एमसीक्यू मैराथन है, वो भी समरी में तुमको दे दूंगा, तुम्हारा ही होमवर्क था ये तो। वो तो मैंने कहा अच्छा इंसान हूँ तो मैंने कहा एक बार तुमको क्रक्स क्रक्स बता देता हूँ ताकि तुम्हारा ईजिली हो जाएगा भाई। कितना बढ़िया इंसान हूँ मैं, तारीफ नहीं करते फिर भी तुम मेरी। विच फैक्टर ऑफ रिवीजन ऑफ एंगेजमेंट लेटर कि ऐसे 210 नहीं बोलता कि कभी कभार इंगेजमेंट लेटर को आपको रिवीजन करना है कि मैं 5 साल की ऑडिट कर रहा हूँ, मैं लगातार उसी कंपनी की 5 साल की ऑडिट करता जा रहा हूँ मैं ही ऑडिट कर रहा हूँ। तो काई पे होता है ना कि अपन को कभी भी अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है कंपनी की ओनरशिप में, कंपनी के मैनेजमेंट ने, या ऑडिट की टर्म्स में कोई बदल देता हूँ क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ऐसे कुछ कुछ सीनेरियो होते हैं जब मुझे नया एंगेजमेंट लेटर इनको भेजना होता है क्योंकि मैं 5 साल में ही लगातार ऑडिट करूंगा। तो मैं हर 5 साल में हर साल उसको नया एंगेजमेंट लेटर भेजूँ या सेम एंगेजमेंट लेटर से काम हो जाएगा, ठीक है। तो भाई कुछ ऐसे केस होते हैं जो मैंने तुमको बताया, ओनरशिप चेंज हो गई, सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, कंपनी की सिग्निफिकेंट ओनरशिप चेंज हो गई, या फिर सिग्निफिकेंट उसका मैनेजमेंट बदल गया, या कंपनी पे एफआरएफ दूसरा लगने लग गया, ऐसे बहुत से चीजें। तो उस केस के अंदर मुझे नया एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ता है। तो अब कौन सा फैक्टर इंगेजमेंट लेटर रिवीजन नहीं होता, मतलब इंगेजमेंट लेटर में रिवाइज कब नहीं करना, तो भाई केवल मॉडेस्ट और साइज चेंज इन नेचर ऑफ डिवीजन, कि कोई हल्का सा चेंज हुआ, मॉडेस्ट साइज और नेचर चेंज, कि बिल्कुल हल्का सा चेंज हुआ आपकी बिजनेस में, बिल्कुल इतू सा छोटा सा चेंज हुआ आपके बिजनेस में, तो उस केस के अंदर मैं नया एंगेजमेंट लेटर आपको नहीं भेजूंगा। मॉडेस्ट चेंज में नहीं, जब अगर सिग्निफिकेंट चेंज हो जाता आपके बिजनेस में तो मैं आपको भेजता वो वापस से नया एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, क्या जो अपन को इतना पता है कि कभी भी मैं नई ऑडिट एक्सेप्ट करता हूं तो पुराने वाले ऑडिटर को मुझे कम्युनिकेट करना होता है, उससे एनओसी लेनी होती है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूं, ये वाली तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरे को हमेशा ऐसा होता है। पर क्या पुराना वाला ऑडिटर जब रिप्लाई नहीं करे, तो क्या वो एथिकल काम कर रहा है? क्या वो कोई एथिकल काम कर रहा है? क्या मैं पुराने वाले ऑडिटर से 2-3 बार पूछूंगा, बता दे भाई एक्सेप्ट करूं नहीं करूं, वो रिप्लाई नहीं कर रहा, तो भाई पुराना वाला बंदा एथिकल काम नहीं कर रहा, वो अनएथिकल प्रैक्टिस है, प्रोफेशनल बिहेवियर वो नहीं रख रहा पुराने वाला, अगर मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा तो। ठीक है, अब केस सिनेरियो 19 सर, देखो केस सिनेरियो 19 क्या बोलता है, ऐसे 501 705 इन्वेंट्री काउंट के लिए है ये, कि मैं कभी इन्वेंट्री काउंट मेरे लिए इम्प्रैक्टिकेबल है, इम्पॉसिबल है कि मैं इन्वेंट्री काउंट कर लूं। साथ में मैं कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी नहीं लगा सकता जब आपका इन्वेंट्री काउंट आप नहीं कर पाओ। ऐसे 501 बोलता है कि जब आप इन्वेंट्री काउंट इम्प्रैक्टिकेबल है, पॉसिबल नहीं है, तो आप कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा दो, अल्टरनेटिव। पर गिवन केस के अंदर अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप पे लिमिटेशन ऑफ स्कोप लग चुका है कि आप इन्वेंट्री चेक ही नहीं कर सकते, लिमिटेशन लग गया, तो आपको अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करनी पड़ेगी। आप बायफर्केट करके दिखाते हो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को। आप क्या करते हो, जब भी आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिखाते हो P&L के अंदर या बैलेंस शीट वगैरह में, डिस्क्लोजर में, तो आप वहाँ पे बायफर्केट करते हो कि जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है उसमें से सैलरी वेजेस हमने कितनी दी, उनको कंट्रीब्यूशन कितना दिया प्रोविडेंट फंड में, उनको ईसॉप कितना दिया, ये सब टुकड़ों में तोड़ तोड़ के अलग अलग डिस्क्लोज करते हो। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है भाई, ये डिस्क्लोजर असर्शन है। कौन सा है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर असर्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर असर्शन लगता है इसके ऊपर। एक बंदे ने ना क्लीन ऑडिट रिपोर्ट दे दी, मैं ऑडिटर हूं, मैंने क्लीन ऑडिट रिपोर्ट दे दी, क्यों दी, मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है चेकिंग वेकिंग का, मेरे पास बाकी बहुत सारे काम पड़े हैं, मेरे को अभी बहुत दूसरी जगह जाके काम करना है, मेरे पास टाइम वाइम नहीं है, तो मैंने ज्यादा चेकिंग करी नहीं, डायरेक्ट साइन करके क्लीन ऑडिट रिपोर्ट दे दी, डायरेक्ट साइन करके क्लीन ऑडिट रिपोर्ट दे दी कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट से भाई ये लो साइन करो, सब निपटाओ, जल्दी काम खत्म करो। तो भाई ये आपने गलती कर दी, ये आपने प्रोफेशनल कंपिटेंसी एंड ड्यू केयर की धज्जियां उड़ा दी, प्रोफेशनल कंपिटेंसी एंड ड्यू केयर की आपने धज्जियां उड़ा दी यहाँ पे। तो आपका कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ, प्रोफेशनल कंपिटेंसी की, आप कंपिटेंट ही नहीं थे, जब आपके पास टाइम ही नहीं था तो आपने ऑडिट एक्सेप्ट ही क्यों करी, तो प्रोफेशनल कंपिटेंसी की आपने धज्जियां उड़ा दी। मेरे कौन सा थ्रेट है, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा फीस मिल रही है, डिपेंडेंट हूं मैं, एक क्लाइंट पे डिपेंडेंट हूं, वो मुझे बहुत ज्यादा ऑडिट की फीस दे रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सर उसके बाद केस सिनेरियो 20 जॉइंट ऑडिट एंड सोसाइटी, इसके अंदर जॉइंट ऑडिट डिसएग्रीमेंट की, जॉइंट ऑडिटर जब एग्री नहीं होते, मतलब ऐसे 299 नहीं बोलता कि जब जॉइंट ऑडिटर जनरली जब अगर एक ही रिपोर्ट पे एग्री हो कि दोनों बोल रहे डिस्क्वालीफाइड अनमोडिफाइड हो गया, मॉडिफाइड होगी, व्हाटएवर, अगर एक ही ओपिनियन पे दोनों एग्री हो तो वो एक रिपोर्ट इशू कर सकते हैं, कॉमन रिपोर्ट इशू करनी चाहिए। पर अगर दोनों डिसएग्री कि नहीं भाई एक बोला है अनमोडिफाइड, एक बोला है मॉडिफाइड, ऐसा कुछ भी इशू चल रहा है, तो वो सेपरेट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं, बस ये उसी का क्वेश्चन है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम किसके लिए यूज नहीं ली जा सकती, सिक्योरिटी प्रीमियम किसके लिए यूज नहीं, राइटिंग ऑफ द P&L डेबिट आइटम, सिक्योरिटी प्रीमियम किसके लिए यूज ली जाती है, जनरली आपको कंडीशन दी हुई है सेक्शन 56 के अंदर कि
बायबैक करता हूँ शेयर में, या फिर कोई भी प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर, उसके लिए कोई कमीशन वगैरह लगा, उन सब के लिए यूज ली जाती है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो भाई ये ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के अंदर है, सेक्शन 56, उसमें दिया हुआ है कि भाई किस क्या क्या यूज आप ले सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो क्या यूज नहीं ले सकते, राइटिंग ऑफ P&L डेबिट बैलेंस, ठीक है। हाउ मच कैन नंद कोऑपरेटिव सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू चैरिटी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी चैरिटी एनजीओ के अंदर कितना पैसा डाल सकती है, उसकी लिमिट भी दी मैंने कि मैक्सिमम आप 10% आफ्टर ट्रांसफरिंग द रिजर्व, एक कंपलसरी आपको कुछ ट्रांसफर करना होता है रिजर्व के अंदर, तो वो रिजर्व जब आपने ट्रांसफर कर दिया उसके बाद का जो प्रॉफिट बचा उसका 10%, जो आपने रिजर्व में पहले ट्रांसफर करा, रिजर्व में पहले ट्रांसफर करा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसका मैक्सिमम आप 10% ही डाल सकते हो। विच नीड नॉट बी इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज नहीं होनी चाहिए, ड्राफ्ट इंगेजमेंट लेटर। आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आपको ड्राफ्ट इंगेजमेंट लेटर को डॉक्यूमेंट करके नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, क्योंकि भाई ये ड्राफ्ट है, आपको जब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाना है तो उसमें फाइनल इंगेजमेंट लेटर बनाना है, ड्राफ्ट के बाद तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है सर। केस नंबर 21 क्या है कि कौन सा फाइनेंशियल इवेंट नहीं है दैट में कास्ट ए सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटी गोइंग कंसर्न, एंटिटी मर सकती है, गोइंग कंसर्न खत्म हो सकता है। ऐसे 3 तरह के इवेंट होते हैं, फाइनेंशियल इवेंट, ऑपरेशनल इवेंट और अदर इवेंट एंड कंडीशन, ठीक है ना। तो कौन सा फाइनेंशियल इवेंट नहीं है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज एंड सप्लायर, आपका सप्लायर नहीं बचे, आपके पास कस्टमर नहीं बचे, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए, ये सारे फाइनेंशियल इवेंट कंडीशन नहीं होते, ये ऑपरेशनल इवेंट एंड कंडीशन होते हैं, ऑपरेशनल वाले इवेंट एंड कंडीशन, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट व्हेन गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट विद एडिक्वेट डिस्क्लोजर, कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, मतलब गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, कंपनी जिंदा रहने वाली है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, पर फिर भी थोड़ी बहुत मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है कि कंपनी मर जाए, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी, पर एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिए हुए। तो भाई एडिक्वेट डिस्क्लोजर अगर आपने दिया हुआ है तो उस केस के अंदर अनमोडिफाइड ओपिनियन जाती है, अनमोडिफाइड ओपिनियन जाती है। जब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अनरिलायबल हो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे अपन रिलाय न करें कि भाई अपन को लग रहा है कि यार जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सामने वाले मैनेजमेंट ने दी वो रिलायबल नहीं है, उस केस में आपको डिस्क्लेमर इशू कर देना है। क्या करना है, डिस्क्लेमर इशू कर देना है। आप कैसे ओनरशिप चेक कर सकते हो, प्रॉपर्टी प्लेज विद द बैंक, कि आपने कोई लोन लिया, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वो आपने बैंक वालों को प्लेज करी हुई है, बैंक वालों को, क्योंकि आपको कोई लोन लेना था तो आपने वो बैंक वालों को प्लेज करी हुई है, तो आप उसकी ओनरशिप कैसे चेक कर सकते हो, आप उसकी ओनरशिप कैसे चेक कर सकते हो। तो भाई उसकी ओनरशिप चेक करने के लिए आप बैंक से कंफर्मेशन ले लो, सीधी बात है। आप मैनेजमेंट को बोलो, कंपनी के मैनेजमेंट को, कि वो प्रॉपर्टी तो बैंक के पास पड़ी है, तो मैं ऑडिटर हूं, तो यार वो प्रॉपर्टी बैंक के पास पड़ी है, मैं बैंक के पास जाके थोड़ी ना चेक करके आ सकता हूं। तो मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा भाई तू बैंक से बैंक कंफर्मेशन ले ले कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी के कागज बैंक के पास है तेरे। अब मुझे चेक करना है कि वेंडर आर रियल एंड गुड्स वर रिसीव्ड, कि कोई भी फेक वेंडर तो उसने नहीं दिया, कि मैंने जो भी गुड्स परचेस करे वो असली में मैंने गुड्स परचेस करे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कोई फेक ट्रांजैक्शन दिखा दिया, फेक वेंडर दिखा दिया, असली में गुड्स परचेस ही नहीं करे, बुक्स के अंदर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, नहीं मैंने तो ये परचेस करी, मैंने तो ये परचेस करी। तो भाई ये कौन सा असर्शन वेरीफाई कर रहे हो आप, अकरेंस, ये वेरीफाई कर रहे हो आप, अकरेंस असर्शन वेरीफाई कर रहे हो, ठीक है ना। मैनेजमेंट ने कुछ क्रेडिट नोट अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद इशू करे, अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद इशू करे, तो ये एक तरह का रेड फ्लैग है। मतलब क्या करती है मैनेजमेंट, जनरली क्या करती है, ये ईयर एंड है, ये 31 मार्च है, तो यहाँ पर वो बहुत सारी फेक सेल, फेक्स मतलब सेल 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 दिखा देती है, हमने ये सेल करी, ये सेल करी, ये सेल करी, यहाँ पे बहुत सारी सेल दिखा दी उसने ईयर एंड के पहले, ईयर एंड के पहले उसने जस्ट बहुत सारी सेल दिखा दी, ठीक है ना, क्योंकि उसको बैलेंस शीट डेट पे प्रॉफिट बढ़ाना था, बैलेंस शीट डेट पे प्रॉफिट बढ़ाना था। अब जैसे ईयर एंड के बाद उसने यहाँ पर सारे क्रेडिट नोट इशू कर दिए, क्रेडिट नोट की भाई सेल वापस से रिटर्न हो गई, सेल वापस से रिटर्न हो गई। तो भाई उसने ये कुछ नहीं करा है, उसने जानबूझ के अपने को मैनिपुलेट करा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करा है, क्योंकि उसको 31 मार्च का प्रॉफिट ज्यादा दिखाना था, इसलिए उसने यहाँ पर फेक सेल्स बुक करी और यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू कर दिया कि नहीं वो सेल वापस आ गई। तो भाई ये फिक्टिशियस सेल्स है, ये क्या है, फिक्टिशियस सेल्स है, तो उसको टारगेट मीट करने के लिए बाद में उसने कैंसिल करा दी हो। ड्राइंग पावर का एक बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं यार, तुम देख लेना ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक प्लस रिसीवेबल, उसमें से मार्जिन हटा दो, तो स्टॉक इतने का है, रिसीवेबल इतने का है, उसमें से मार्जिन हटा देना तुम, तो तुम्हारी डीपी आ जाएगी। बेसिक सा क्वेश्चन है ड्राइंग पावर का। फिर व्हाट इज द बेस्ट वे टू टेस्ट इफ कंट्रोल वर्क, कि मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपको लगाना है कि कंट्रोल चेक करना है, तो कंट्रोल्स चेक करने के लिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए बेस्ट मेथड क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है कंट्रोल टेस्टिंग के लिए ऑब्जर्व, उस कंट्रोल को ऑब्जर्व करो, उस कंट्रोल को ऑब्जर्व करो। इंक्वायरी और रीपरफॉर्मेंस से भी ज्यादा अच्छा कौन सा होता है, ऑब्जर्वेंस। तो इंक्वायरी व इंक्वायरी से कुछ नहीं होगा, आप उसको ऑब्जर्व करो, वो बेस्ट मेथड होता है कंट्रोल असली में चल रहा है या नहीं चल रहा है।
ठीक है ना। तो बाकी होता है ना इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, वो सब होते हैं, तो उसके अंदर सबसे बेस्ट होता है ऑब्जर्व करना। वॉट इंटरनल कंट्रोल रिव्यू डजेंट रिवील टू ऑडिटर, कि आपने इंटरनल कंट्रोल रिव्यू कर लिया है, उससे आपको क्या पता नहीं पड़ेगा कि मतलब इंटरनल कंट्रोल रिव्यू कर लिया है तो आप उसके केवल इंटरनल कंट्रोल के रिव्यू के भरोसे आप कोई ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते, आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। केवल इंटरनल कंट्रोल आपने चेक करा और उसी के भरोसे आपने ओपिनियन दे दिया कि नहीं नहीं ये लो ये ओपिनियन, मैंने कोई बाकी की चेकिंग नहीं करी, केवल इंटरनल कंट्रोल चेक करके ओपिनियन दे दिया, तो भाई ये पैसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं केवल इंटरनल कंट्रोल रिव्यू करके मैं ये नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, वेदर द ओपिनियन नीड मॉडिफिकेशन, केवल इंटरनल कंट्रोल के भरोसे नहीं कर सकता, मुझे बाकी की चेकिंग भी करनी पड़ेगी, टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेस, वो सब। विच वीकनेस इज सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी, कौन सी कहलाएगी कि भाई आपने बैंक रिकंसिलेशन प्रॉपर्ली आप टाइमली परफॉर्म नहीं कर रहे, बैंक रिकंसिलेशन टाइमली नहीं बना रहे हो, तो वो भी एक इंटरनल कंट्रोल की सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। प्रॉपर सीक्वेंस में आपके परचेज ऑर्डर नहीं है, परचेज ऑर्डर पहले तो नंबरिंग नहीं होती, 1 2, फिर 2 के बाद डायरेक्ट 10 हो गई, 10 के बाद डायरेक्ट 12 हो गई, 12 के बाद डायरेक्ट 20 हो गई, तो कोई नंबरिंग नहीं है आपके, तो इंटरनल कंट्रोल वीक है आपका। वेजेस की जो शीट है वो कोई भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर चेक नहीं करता, ये भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, ये सारी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। आपका इंश्योरेंस नहीं है कैश इन ट्रांजिट का, कि कोई भी कैश आ रहा जा रहा होता है उसका इंश्योरेंस नहीं है, कभी कोई चोरी हो जाए रास्ते में से, तो ये सब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, ठीक है ना। तो ये ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। जनरली ये सारे ऑप्शन में दिए हुए थे एमसीक्यू में, तो इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव। जब भी आपको सिग्निफिकेंट कंट्रोल डेफिशिएंसी मिली तो मैनेज ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर का तो सिंपल काम है, वो वीकनेस का लेटर ड्राफ्ट करता है, वो वीकनेस का लेटर बता के मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को देता है कि ये आपके ये इंटरनल कंट्रोल में यहाँ पे वीकनेस है, तो वो बस कम्युनिकेट करता है डेफिशिएंसी विद सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड कंटेक्स्ट, की वो उस जो भी वीकनेस का लेटर लिखता है उसमें बहुत ज्यादा सफिशिएंट इंफॉर्मेशन डालता है। ये पूरी लैंग्वेज अपन ने पढ़ी हुई है ऐसे 265 के अंदर, कि उसके अंदर वो स्पेसिफिक लिखता है कि आपका वीकनेस के आपका इंटरनल कंट्रोल क्यों क्यों वीक है, यहाँ पर क्या क्या और होना चाहिए, इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो, वो सब बताता है वो, ठीक है ना। बाकी उसका काम नहीं होता फॉर फिक्सिंग द कंट्रोल, वो फिक्स खुद नहीं करने बैठता कि इंटरनल कंट्रोल को खुद से सही करे, वो सजेस्ट कर देगा पर खुद से सही नहीं करता। अब सैंपलिंग की टेक्निक आपको आइडेंटिफाई करनी थी इसके अंदर, रैंडम नंबर टेबल से आपने कोई भी सैंपलिंग सिलेक्शन करा तो वो क्या होगा, रैंडम सैंपलिंग। कोई भी स्ट्रक्चर मेथड नहीं है सैंपलिंग का तो वो क्या होगा, ऑब्जर्व सैंपलिंग। आपने चूज करा कि जो भी ट्रांजेक्शन 8,000 रुपए से ज्यादा है मैं वो सेलेक्ट करूंगा, तो ये होता है मॉनेटरी सैंपलिंग की, 8,000 रुपए से ज्यादा वाले सेलेक्ट करना। 200 स्टार्टिंग के 200 ट्रांजेक्शन आपने एक ही साथ जुलाई के सेलेक्ट कर लिए, स्टार्टिंग के एक साथ 200 के 200 फर्स्ट 200 ट्रांजेक्शन, तो ये होती है ब्लॉक सैंपलिंग, एक ही ब्लॉक आपने उठा लिया, पूरा का पूरा सैंपल बना लिया। कौन ऑडिट प्रोसीजर का नाम क्या है, इसके अंदर कंपेयर कर रहे हो आप सैलरी एक्सपेंसेस ओवर द ईयर, कि पिछले साल क्या सैलरी एक्सपेंस थे, उसके पहले क्या थे, इस साल क्या सैलरी एक्सपेंस है, आप उसका ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो, आप उसका ट्रेंड एनालिसिस मतलब वो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर आप कर रहे हो। वॉट इज द ऑडिटर जॉब फॉर थर्ड पार्टी इन्वेंट्री, थर्ड पार्टी इन्वेंट्री के लिए ऑडिटर की क्या जॉब नहीं है, मतलब उसको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है भाई, उसको ना केवल थर्ड, अगर मेरी इन्वेंट्री का ही थर्ड पार्टी के पास पड़ी है तो मैं उसकी केवल कंडीशन और क्वांटिटी पता करूंगा, केवल कंडीशन और क्वांटिटी का कंफर्मेशन लेता हूं, मैं उसकी वैल्यूएशन का कंफर्मेशन जनरली नहीं लेता हूं, मैं केवल देखता हूं कि वो जो उसकी क्वांटिटी और कंडीशन है वो सही है या नहीं। मेरी इन्वेंट्री को थर्ड पार्टी के पास पड़ी तो ऑडिटर क्या चेक करेगा कि उसकी क्वांटिटी और कंडीशन क्या है, वो उसको इंस्पेक्ट कर लेगा, ज्यादा तो उसको इंस्पेक्ट कर लेगा, बाकी उसकी इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन नहीं कराता मैं फ्रॉम द कंपनी इंटरनल रिकॉर्ड, कि कंपनी के पास जो कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई हुई है उस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन क्या होगी वो सब मैं नहीं देखता। इंगेजमेंट लेटर आपको कब रिवाइज नहीं करना है, जब आपकी कंपनी का इंगेजमेंट आपका ऑडिटर का इंगेजमेंट पार्टनर चेंज हो गया, कि लेट से मेरी एक फर्म थी, मेरी सीए फर्म थी एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो पहले ए वाला बंदा था ना वो ऑडिट कर रहा था रिलायंस की, ए वाला बंदा ऑडिट ना करके वो छोड़ के चले गया, अब सी वाला बंदा ऑडिट कर रहा है रिलायंस की, तो क्या मुझे इंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना है, नहीं भाई नहीं करना, फर्म तो सेम ही है ना, ऑडिट की फर्म तो सेम ही है ना, तो आपको रिप्लेस हुआ कोई इंगेजमेंट पार्टनर तो आपको रिवाइज नहीं करना इंगेजमेंट लेटर। विच स्कोप स्टेटमेंट इज रोंग, कि इंगेजमेंट लेटर के अंदर आप क्या नहीं डालते, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी क्या ऑडिटर की होती है क्या, नहीं भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, वो तो मैनेजमेंट बनाता है, वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, तो ये गलत है। हाँ, बाकी आप लास्ट ईयर ऑडिट फाइल से आप क्या चीज ले सकते हो, डिटेल प्लान ऑफ प्रोसीजर,
डिटेल ऑफ प्लान ऑफ प्रोसीजर क्या कहलाता है कि लास्ट ईयर की ऑडिट फाइल में अपन को मिला है एक डिटेल प्लान ऑफ प्रोसीजर की लास्ट ईयर की ऑडिट में हमने कौन कौन से प्रोसीजर करे, कि मैंने कैश कैसे चेक करा, लोन कैसे चेक करा, बोरोइंग कैसे चेक करी, फिक्स एसेट कैसे चेक करी, तो वो डिटेल प्लान ऑफ प्रोसीजर मिला मेरे को। वो क्या होता है लास्ट ईयर, वो होता है ऑडिट प्रोग्राम। वो क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है ना। सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे आपको चेक करने होते हैं भाई, सब्सिक्वेंट इवेंट आप कैसे चेक करोगे, बैलेंस शीट डेट तक नहीं, ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक मुझे चेक करने, तो बैलेंस शीट डेट से जो ऑडिट रिपोर्ट के बीच में वो सब मुझे चेक करना है, ठीक है ना। तो केवल मैंने 31 मार्च 2024 तक के मिनट्स ऑफ मीटिंग रीड करे, नहीं भाई 31 मार्च 2024 तक के नहीं, जब तक ऑडिट रिपोर्ट मेरी इशू नहीं हुई जब तक के मुझे मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ने, कि भाई ये बैलेंस शीट डेट है, यहां पर ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई है, तो मेरे को तो सब्सिक्वेंट इवेंट देखने हैं ना, तो भाई बैलेंस शीट डेट के से ऑडिट रिपोर्ट के यहां तक जो भी मीटिंग्स हुई है सबकी मीटिंग्स के मुझे मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ने, तो केवल बैलेंस शीट डेट पे नहीं, ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक पढ़ने। कंपनी का कौन सा कंट्रोल है, एंटिटी हैज इंप्लीमेंटेड ए कंट्रोल, एक कोई कंट्रोल लगाया एंटिटी ने जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, तो वो कंट्रोल कौन सा होगा, कि जो भी कंपनी का प्रोडक्शन सिस्टम मतलब होता है कि कंपनी के पीछे के जो नेटवर्क और जो बैक एंड होता है ना कंपनी का, जो सॉफ्टवेयर मान लो एक तरह का सॉफ्टवेयर, कंपनी का जो बैक एंड सॉफ्टवेयर होता है, जैसे एसएपी चलाते हो तुम एसएपी, तो एसएपी का कुछ बैक एंड होता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन सिस्टम। यार अब तुमको आर्टिकलशिप नहीं करी ना तुमने भी, एक होता है क्वालिटी सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम, एक होता है प्रोडक्शन सिस्टम। इतना डिटेल में मत जाओ, भी मैराथन चल रहा है। तो प्रोडक्शन सिस्टम कुल मिला के एक होता है कि कंपनी के बैक एंड में कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी के जो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, तो बैक एंड से डाटा बिल्कुल सही से प्रोसेस होना चाहिए। बैक एंड से जो सॉफ्टवेयर अपन ने कोई डाटा डाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो बैक एंड से डाटा बिल्कुल सही से प्रोसेस होना चाहिए। तो वो कौन सा कंट्रोल होगा, वो होगा डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। एप्लीकेशन कंट्रोल नहीं होगा, वो होगा डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। सीएएफ देख रहा है कि जो भी बोरोइंग उसको बैलेंस शीट डेट पे दिखी, ऑडिटर देख रहा है कि बैलेंस शीट डेट पे जो भी बोरोइंग उसकी बुक्स के अंदर है वो वैलिड है, वो वैलिड है, मतलब किसी ने भी फेक बोरोइंग नहीं दिखा दी। उसने पता चला 50 करोड़ की बोरोइंग थी, उसने जबरदस्ती दिखा दी केवल 30 करोड़ की। फेक बोरोइंग नहीं, मतलब वैलिड क्लेम होनी चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए। तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर उसको नहीं करना, सॉरी हाँ, कौन सा प्रोसेस उसको करना है, तो है ना कि कौन सा प्रोसेस उसको करना है, तो क्या चेक करेगा कि भाई जो भी बोरोइंग हुई है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव करी है या नहीं करी है, तभी तो वो वैलिड कहलाएगी। तो रिव्यू करेगा बोर्ड के मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू लैंडिंग एग्रीमेंट, कि कोई भी लोन वगैरह लिया हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव तो करा होगा उसको, तो वो चेक करेगा। रिकम्प्यूटिंग द इंटरेस्ट इज रॉन्ग आंसर, तो भाई इंटरेस्ट रिकम्प्यूट करने से क्या होगा, उससे तो एक्यूरेसी चेक होगी, जब मैं रिकम्प्यूट करूंगा तो उससे तो एक्यूरेसी चेक होगी कि एक्यूरेट अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ है। पर मुझे देखना है कि वैलिड क्लेम, कि जो भी जितनी भी बैलेंस शीट डेट में मैंने बोरिंग डाली हुई है वो वैलिड है, कोई फेक बोरिंग नहीं, तो मुझे वैलिडिटी चेक करनी है। तो मैं ये देखूंगा कि भाई असली में वैलिड था नहीं था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव करा ही नहीं है वो लोन, और हर कोई लोन लेके आ गया, तो वो वैलिड लोन नहीं है, वो वैलिड लोन नहीं है। तो भाई इसीलिए मुझे वैलिडिटी चेक करने के लिए रिव्यू करना पड़ेगा बोर्ड मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ लैंडिंग। और विच इज नॉट ए प्रोसीजर टू फाइंड आउट रिलेटेड पार्टी फाइंड करने के लिए कौन सा प्रोसेस नहीं है, तो ऐसे 550 बताता है कि आपको रिलेटेड पार्टी फाइंड आउट करनी है, तो आप देख सकते हो इनकम टैक्स रिटर्न, एलआईसी की पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करा है, ये सब चीजें चेक कर सकते हो आप। इन्वेंट्री का रिकॉर्ड चेक करके कैसे कोई रिलेटेड पार्टी फाइंड कर सकते हो, कि इन्वेंट्री चेक कर लो, इन्वेंट्री चेक करने से कैसे कोई रिलेटेड पार्टी फाइंड हो सकती है, तो वो गलत था। अब ये ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको याद हो ये वाला होगा कि एनालिटिकल प्रोसीजर आप कौन सा लगा सकते हो फॉर परचेज रीजनेबलनेस, कि जो भी आपने परचेज करी है उस परचेज की क्वांटिटी और प्राइस बिल्कुल रीजनेबल है। उस परचेज जो भी आपने परचेज खरीदा है, आइटम खरीदा है, वो बिल्कुल क्वांटिटी भी उसकी सही में खरीदी, प्राइस भी बिल्कुल सही में खरीदी, तो उसकी क्वांटिटी एंड प्राइस बिल्कुल रीजनेबल है। तो उसका कौन सा प्रोसीजर है, ये कौन सा मतलब क्या चेक कर रहे हो इसके अंदर, ये कंजम्पशन एनालिसिस चेक कर रहा हूं मैं, कंजम्पशन एनालिसिस कर रहा हूं कि जो भी आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा वो सही क्वांटिटी के अंदर खरीद के सही प्राइस के अंदर खरीदा होगा, और कितना कंज्यूम हुआ और कितना कंज्यूम हुआ। लेट्स से कंजम्पशन एनालिसिस कर रहा हूं कि मैं रॉ मटेरियल यूज कंपेयर कर रहा हूं, कि मुझे पता है कि जनरली मैं अगर 100 यूनिट रॉ मटेरियल की कंज्यूम करवाता हूं, 100 यूनिट रॉ मटेरियल की कंज्यूम कराता हूं, तो उससे मेरा 50 यूनिट का
आउटपुट निकलता है, फिनिश गुड्स निकलता है। तो क्या रेशियो हो गया ये 2:1 का, 2:1 का। तो मैं कंजम्पशन एनालिसिस चेक कर सकता हूं कि भाई कभी भी कोई बंदा बोले कि हमने ना 500 यूनिट डाली थी, 500 यूनिट डाली थी, पर ना हमारे तो केवल 100 यूनिट का आउटपुट ही आया, 100 यूनिट का आउटपुट ही आया। तो भाई वो अपन को कहीं ना कहीं पागल बना रहा है ना, 500 यूनिट डाल के केवल 100 यूनिट का आउटपुट कैसे आया? 500 यूनिट डाल के कम से कम 250 यूनिट का आउटपुट आना चाहिए था, 250 यूनिट का। तो मैं कंजम्पशन एनालिसिस करके चेक कर सकता हूं कि रीजनेबल, कि जो भी डाटा है वो रीजनेबल है या नहीं है, डाटा रीजनेबल है या नहीं है। तो मैं कंजम्पशन एनालिसिस कर लूंगा रीजनेबलनेस चेक करने के लिए। ये सिंपल सा है, ये कंसोर्शियम वाला तो आपको पता होगा, ये तो बहुत बार क्लास में भी डिस्कस हुआ है भाई। कंसोर्शियम वाला बहुत बेसिक सा है कि कंसोर्शियम के अंदर अगर आपने कभी किसी को लोन दिया हुआ, कंसोर्शियम में कभी लोन दिया हुआ, कैसा रही कंसोर्शियम में, जैसे अब 3-4 बैंक ने मिलकर आपस में बहुत सा, एक रिलायंस को लोन दे दिया, लेट्स से एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, इन सब बैंक ने मिलकर एक साथ लोन दे दिया रिलायंस को, एक साथ लोन दे दिया रिलायंस को। तो इसकी लेट से लीड बैंक थी एसबीआई, लीड बैंक कौन थी? एसबीआई। तो जब रिलायंस वाला जब रीपे कर रहा है लोन को, तो एसबीआई को पैसा जा रहा है, एसबीआई को पैसा, तो एसबीआई का फर्ज बनता है कि वो पीएनबी और एचडीएफसी को उनका उनका शेयर दे। एक 3-4 बैंक ने मिलकर रिलायंस को लोन दिया, तो एसबीआई का फर्ज बनता है कि बाकी का पैसा वो पीएनबी और एचडीएफसी को देता रहे रीपे के। पर एसबीआई बाकी को पैसा ही नहीं दे रहा, बाकियों को पैसा दे नहीं रहा। तो अब एसबीआई वाला जो है ना, वो तो अपनी बुक्स के अंदर उसको स्टैंडर्ड असेट मानेगा, उस लोन को स्टैंडर्ड असेट मानेगा। पर पीएनबी और एचडीएफसी को पैसा नहीं मिल रहा, 90 डेज से भी ज्यादा ओवरड्यू हो गए, तो भाई इनको तो एनपीए मानना पड़ेगा, इनको तो एनपीए मानना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा जो लीड बैंक है एसबीआई, उसका स्टैंडर्ड असेट है तो हम भी स्टैंडर्ड मानेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं, आपको सबको अपनी अपनी रिकवरी देखनी, सबको अपनी अपनी रिकवरी देखनी है। तो बस ये वही वाला पॉइंट है। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी वाला मैंने बता दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देता है तो केवल क्लासिफिकेशन के लिए एक्सेप्शन है, इनकम तो तभी रिकॉग्नाइज करनी है जब असली में पैसा मिल जाए। सिक्योरिटी कौन सी है और स्टॉक ऑडिट की रिक्वायरमेंट है? स्टॉक ऑडिट कब करानी होती है? बैंक ऑडिट में अपन ने पढ़ा था, जब 5 करोड़ के ऊपर अगर आपने किसी को वर्किंग कैपिटल लोन दिया है तो उस वक्त स्टॉक ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, 5 करोड़ के ऊपर, उसके नीचे नहीं है। साथ में आपने वेयर हाउस को मॉर्गेज कराया है, एक फिक्स असेट को, मतलब कोई भी फिक्स असेट को आपने बैंक को दे दिया उसके टाइटल डीड, तो वो कहलाती है मॉर्गेज, वो क्या कहलाता है? मॉर्गेज। और करंट केस के अंदर केवल 4.5 करोड़ का आपने लिमिट दिया हुआ है, तो स्टॉक ऑडिट कंपलसरी नहीं है। ये वही है कि सिक्योरिटी की वैल्यू जब 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन से भी कम हो जाए तो उसको लॉस असेट मान लेते हैं और पूरा का पूरा प्रोविजन या फिर राइट ऑफ को करना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑडिट के केस के अंदर कि कभी भी कोई आपने पेमेंट करा विदाउट एनी अप्रूवल, गवर्नमेंट ऑडिट चैप्टर के अंदर कोई भी पेमेंट आपने करा विदाउट एनी अप्रूवल, तो उसमें कौन सी ऑडिट करनी होती है? ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट ऑफ सैंक्शन की। वो फंड जब सैंक्शन ही नहीं था तो आपने पेमेंट कैसे कर दिया? वो फंड जब सैंक्शन ही नहीं था तो आपने पेमेंट कैसे कर दिया? ठीक है। और आपको देखना है कि जो भी प्रोजेक्ट के गोल थे वो मीट हो गए, कि मेरा कुछ टारगेट था कि ये टारगेट पूरा हो गया, कि मेरे को इंडिया के अंदर सब जगह रोड पे लाइटें होनी चाहिए, सब जगह रोड होनी चाहिए, मतलब मेरा कोई टारगेट था कुछ भी, वो मीट हो गया। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है, आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है, वो कहलाती है परफॉर्मेंस ऑडिट। साथ में आपने अनबजटेड फंड का भी यूज ले लिया, कि वो फंड आपके लिए बजटेड था ही नहीं, आपके बजटेड फंड में लिखा हुआ था कि आपको केवल 100 करोड़ रुपए चाहिए रोड बनाने के लिए, पर आपने ना असली में 150 करोड़ यूज ले लिया। वो बजट में आपने केवल 100 करोड़ बोला था, मैं 100 करोड़ रुपए लगाऊंगा, असली में 150 करोड़ रुपए लगा दिया। तो भाई ये होगा ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, कि आपने असली में इतना बजट बनाया ही नहीं था और बजट से ज्यादा आपने इतना खर्चा कर दिया, तो वो क्या होगा? प्रोविजन ऑफ फंड, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड। ठीक है। और आपको देखना है कि जो भी काम हुए वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हुए, तो उसके लिए ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। ठीक है। आपको देखना है कि कोई भी खर्चा हुआ वो वेस्टफुल खर्चा नहीं हुआ, यहां पे असली में खर्चे की रिक्वायरमेंट थी इसीलिए वो खर्चा कराए, तो वो प्रोप्राइटरी ऑडिट होती है। वो क्या होती है? प्रोप्राइटरी ऑडिट। कौन सा एथिकल प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ है अब आपको ये देखना है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दूसरे उसके जूनियर को बोला, एक सीए ने जूनियर को बोला कि एक क्लाइंट का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, एक क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे वो। तो उसने अपने जूनियर को बोला, उस सीए ने, कि एक काम कर यार, इसकी ना सेल्स ज़्यादा दिखा दे, इसके खर्चे कम दिखा थोड़े, मतलब ऐसे वाले एडजस्टमेंट कर, ऐसे वाले एडजस्टमेंट कर जिससे कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा दिखे, प्रॉफिट ज़्यादा दिखे, मतलब फेक गलत गलत एडजस्टमेंट करने को बोला उसको, गलत। तो यहाँ पे कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ? इंटीग्रिटी। यहाँ पे इंटीग्रिटी की ठुक गई, तुमने बिल्कुल डिसऑनेस्ट, मतलब ऑनेस्टी से काम नहीं करा, तुम गलत गलत काम कर रहे हो, ये हो गया। ऑडिटर है वो कंपनी के सीईओ को जानता है, उनका बीच का अच्छा रिश्ता है, उनके बीच का अच्छा रिश्ता है, तो उसमें कौन सा थ्रेट आ गया? फैमिलिटी थ्रेट आ गया, उसमें फैमिलिटी थ्रेट आ गया सर। मैंने कोई भी डाटा शेयर कर दिया क्लाइंट का विदाउट एनी परमिशन, उसकी परमिशन नहीं थी तो भी मैंने डाटा शेयर कर दिया, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी इशू हो गया यहाँ पे।
ठीक है सर। नॉन फंडेड फैसिलिटी जो लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी होती है वो नॉन फंडेड फैसिलिटी होती है, फंडेड नहीं होती। फंडेड फैसिलिटी और नॉन फंडेड, फंडेड के अंदर मुझे पैसा असली में ट्रांसफर करना होता है, नॉन फंडेड में नहीं करना होता, वो हो गया। CAB डिसीजन टू परफॉर्म TOC एज वेल एज सब्सटेंटिव टेस्ट ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल इज हाई विच एसेस डील विद इट, कि मैंने पहले असेस करा, कि मैंने पहले असेसमेंट करा, पहले मैंने रिस्क को असेस करा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से मुझे पता पड़ा कि रोमम ज्यादा है, रोमम हाई है। तो अब मैं उसको रिस्पॉन्स देने के लिए, अब मैं उस रोमम को रिस्पॉन्स देने के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसेसर लगाना चाह रहा हूं। तो कौन सा स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग डील करता है? तो भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर ऐसे 315 का होता है, पर गिवन केस के अंदर मैं TOC और सब्सटेंटिव लगा रहा हूं, उसको रिस्पॉन्स दे रहा हूं, तो ऐसे 330, ऐसे 330, ऐसे 330 लगेगा। स्पेशल मेंशन अकाउंट क्यों आपको मेंटेन करने होते हैं? तो स्पेशल मेंशन अकाउंट आपको क्यों अलग से आइडेंटिफाई करने होते हैं? तो भाई एक होता है NPA, एक होता है NPA। NPA कब होता है? जब 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो जाए। पर ओवरड्यू हो गया है पर अभी तक 90 डेज नहीं हुए, ओवरड्यू हो गया पर अभी तक 90 डेज से ज्यादा नहीं हुए, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट कि ओवरड्यू तो हो गया पर 90 डेज एग्जिट नहीं हुआ, ओवरड्यू हो गया पर 90 डेज एग्जिट नहीं हुआ, तो वो कहलाता है SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट आपको इसलिए आइडेंटिफाई करने होते हैं ताकि आप पहले से पता कर पाओ कि भाई ये वाली कैटेगरी स्टैंडर्ड से गिर के NPA जाने वाली है, स्टैंडर्ड से गिर के NPA जाने वाली है। तो इट वुड हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई विच में इन्वॉल्व डाउनग्रेडिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड टू नॉन परफॉर्मिंग असेट। केस सिनेरियो 31, व्हाट टेस्ट टू इंश्योर अनऑथोराइज स्टाफ कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड। तो आप कौन सी टेस्टिंग करोगे, मतलब कौन सा असर्शन देखोगे कि जो अनऑथोराइज स्टाफ है वो मेरे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में इंक्लूड ना हो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में मेरे इंक्लूड ना हो। तो मैं देखूंगा अकरेंस, असली में कोई चीज अगर अकर हुई है, मतलब जो रियल एम्प्लॉय, मेरे अनऑथोराइज फेक एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, फेक एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, जो रियल एम्प्लॉय है वही इंक्लूड होना चाहिए, केवल रियल एम्प्लॉय इंक्लूड होना चाहिए। All the item of inventory pertaining to the relevant year shall be included regardless of location, regardless of location with assertion। तो ये बोल रहा है कि जो भी आइटम, all the item of inventory pertaining to relevant year, जो भी इन्वेंट्री का आइटम है जो उस साल का है, उस साल का है, वो सारे मेरे को रिकॉर्ड करने पड़ेंगे मेरी इन्वेंट्री में। लोकेशन भूल जाओ कि चाहे वो किसी भी वेयर हाउस में हो, कहीं पे भी हो, पर अगर वो इसी साल का है, अगर वो इसी साल का है तो मैं इसी साल उसको रिकॉर्ड करूंगा, इसी साल का है तो इसी साल रिकॉर्ड करूंगा। तो कौन सा असर्शन है? वो है कट ऑफ। वो क्या है? कट ऑफ असर्शन, कि जो जिस ईयर का जो ट्रांजेक्शन है वो उसी ईयर रिकॉर्ड होना चाहिए। और वापस आपको असर्शन देखने हैं। ऑडिटर रिव्यू परचेज इनवॉइस हैव बीन मेड इन द नेम ऑफ क्लाइंट। जो परचेज मैंने करा वो क्लाइंट के नाम पर ही है या किसी और के नाम पर है, वो चेक करना है। तो भाई क्लाइंट के नाम पे या किसी और के नाम पे, वो होता है राइट एंड ऑब्लिगेशन। वो क्या होता है? राइट एंड ऑब्लिगेशन, कि वो असली में उसी के नाम पर है, असली में उसी के नाम पे, किसी दूसरे के नाम पे हुआ मतलब वो उसका नहीं है, मतलब उसका नहीं है। What you want to test by checking the inventories recorded at lower at cost of NRV, cost और NRV whichever is lower पे inventory record हुई नहीं हुई, वो ये चीज चेक करके क्या चेक कर रहा है? वो वैल्यूएशन चेक कर रहा है कि कंपनी की वैल्यूएशन इन्वेंट्री की सही है या नहीं, वो वैल्यूएशन चेक कर रहा है। ठीक है। CAP ने क्या करा? वो स्टेच्यूटरी ऑडिट भी कर रहा है सेम कंपनी की, और उसी कंपनी को नॉन ऑडिट एंगेजमेंट सर्विस भी दे रहा है कि भाई मैं स्टेच्यूटरी ऑडिट भी कर रहा हूं और उसके कुछ इंटरनल असाइनमेंट भी कर रहा हूं। तो भाई यहां पर फैमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कि नॉन ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर आप लेट से नॉन ऑडिट एंगेजमेंट मतलब हो गया कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जांपल कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप ही बना रहे हो उस कंपनी का, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना के उसकी ऑडिट भी आप ही कर रहे हो। तो भाई जो काम आपने ही करा है आप उसी काम की ऑडिट कर रहे हो, तो उसमें क्या हो गया? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। उसमें क्या आ गया सर? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो यहां पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया। ठीक है। और इनकम टैक्स ऑडिटर हैज मटेरियल सिग्निफिकेंट इन डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, की ऑडिटर है उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, तो वो ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया कि भाई मैं ऑडिट करने आया और मेरा उस कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मैंने उसके शेयर वगैरह हेल्ड करे हुए, तो मेरा फेमिलियरिटी थ्रेट हो गया। मैंने क्लाइंट से गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, तो अब हमारा रिश्ता अच्छा बन गया, हमारा रिश्ता अच्छा बन गया, तो वो फेमिलियरिटी थ्रेट हो गया, हमारा फेमिलियरिटी थ्रेट हो गया, मैंने क्लाइंट से गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो वॉट थ्रेट फ्रॉम ऑडिटर रिप्लेसमेंट थ्रेट, कि वो ऑडिटर को मुझे धमका रहा है, वो मुझे धमका रहा है कि अगर तूने मेरी कंपनी में कोई भी गलती निकाली तो अगली बार मैं तुझे रिप्लेस कर दूंगा, किसी दूसरे बंदे को ऑडिटर ले आऊंगा, तेरे को नहीं लाऊंगा। तो वहां पे इंटीमिडेशन थ्रेट हो गया। क्या हो गया? इंटीमिडेशन थ्रेट।
She intend to check the major invoices of expenses to ensure proper recording and classification। तो कौन सा क्या करना चाह रहा है वो, कुछ नहीं, टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन करना चाह रहा है कि हर एक ट्रांजेक्शन को, टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है सर, टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन सही से रिकॉर्ड हुआ और प्रॉपर्ली क्लासीफाई हुआ। इसकी डेफिनेशन ही यही होती है टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन की, कि मैं हर एक ट्रांजेक्शन चेक कर रहा हूं कि हर एक ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ और प्रॉपर्ली क्लासीफाई हुआ, वो होता है टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, वो होता है। तो कभी भी आपको पूछ ले कि आप चेक करना चाहते हो कि हर एक ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड और क्लासीफाई हुआ, तो वो टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया। कौन सा असर्शन आप चेक करोगे टू इंश्योर जेन्युइननेस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, की जो भी ट्रेड रिसीवेबल है वो जेन्युइन है, ट्रेड रिसीवेबल है वो जेन्युइन है, आप कौन सा असर्शन चेक कर रहे हो, तो भाई वो रियल बैलेंस, आप रियल बैलेंस उसमें चेक कर रहे हो, क्या चेक कर रहे हो, रियल बैलेंस। तो आप उसको एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो उसके लिए कि भाई असली में वो ट्रेड रिसीवेबल एग्जिस्ट करते भी है या नहीं करते, मतलब जेन्युइन तो है ना, पता चला तुमने फेक बंदों को अपने ट्रेड रिसीवेबल बना दिया, फेक बंदे बता दिए, तो भाई वो जेन्युइन ही नहीं है, तुम तो झूठ बोल रहे हो, असली में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। कोई भी डमी पार्टी तुमने केवल ऑन पेपर बना दी कि हमने इससे माल खरीदा, असली में वो ट्रेडर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो जेन्युइन ही नहीं है, तो इसलिए आप एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो, इससे आप एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो। आपने इस साल के करंट ईयर के और प्रीवियस ईयर के एक्सपेंडिचर को एनालाइज करा और उसको कंपेयर करा सेल्स से कि सेल्स इतनी हुई तो इतना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करा, अगले साल सेल्स इतनी हुई तो इतना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करा, तो ये क्या होता है, ये होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेस। ऑडिटर रिव्यू कर रहा है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, ऑडिटर रिव्यू कर रहा है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कि भाई जो शोरूम है, कंपनी के पास कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग असली में इनकी है या नहीं, तो क्या चेक कर रहा है, वो ओनरशिप चेक कर रहा है। कैसे चेक कर रहा है, बाय इंस्पेक्शन, वो इंस्पेक्ट कर रहा है कि असली में उसके डॉक्यूमेंट, जो भी टाइटल डीड डॉक्यूमेंट पेपर है, उसको इंस्पेक्ट कर रहा है, तो इंस्पेक्शन कर रहा है, वो ओनरशिप चेक कर रहा है। Auditor has bought a stock of XYZ private limited and his investment could benefit from issuance of unmodified opinion। कि मैं ऑडिटर हूं, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसी कंपनी में, मैं ऑडिटर हूं, मैंने उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, तो भाई मैं क्या सोच रहा हूं कि यार अगर मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा ना, इसकी सब कुछ बोलूंगा कंपनी में अच्छा है, तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मुझे फायदा होगा। ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस, जो लार्जर बैलेंसेस है, जो ट्रेड रिसीवेबल बड़े बड़े अमाउंट के हैं, मैं चाहता हूं कि वो ज्यादा सेलेक्ट हो, उसको ज्यादा चांसेस हो कि वो सेलेक्ट हो, तो मैं मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग कर रहा हूं, मॉनेटरी यूनिट की जो हाई वैल्यू वाले हैं वो ज्यादा सेलेक्ट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ना एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट मैंने बनाया, मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनाया, मैंने एक सॉफ्टवेयर को मैंने ही डेवलप करा, अब ऑडिट भी मैं ही कर रहा हूं, तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता है। सीईओ जो है ना, सीईओ ने, कंपनी के सीईओ, सामने वाला मैनेजमेंट है, उसने ऑडिटर को रिक्वेस्ट करा कि यार ना मॉडिफाई कर थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर को, मतलब उसने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला कि यार तो काम करिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर को थोड़ा उस तरह से मॉडिफाई कर कि जो सामने वाला यूजर अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा ना, तो उसको मजा आ जाना चाहिए, क्या कंपनी है, मतलब वो अपन को मिसलीड करने के लिए बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा डिस्क्लोजर ऐसे दो ताकि लोग थोड़े मिसलीड हो जाए और कंपनी की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे अच्छा समझे कि कंपनी उससे भी अच्छी है, तो मिसलीड करने की बोल रहा है वो। तो भाई ऐसा कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इंटीग्रिटी, कि आप गलत काम करने के लिए बोल रहे हो, ऑनेस्टी से काम नहीं कर रहे, गलत रिपोर्ट आप इशू कर रहे हो, गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो इंटीग्रिटी। इंगेजमेंट पार्टनर जो है ना, वो सोशली थोड़ा बहुत कनेक्टेड है प्रमोटर से, सोशली थोड़ा बहुत जानता है कि यार उनको प्रमोटर कैसे है, उनको सोशली थोड़ा बहुत जानता है, तो भाई केवल थोड़ा बहुत जानने से कोई फैमिलियरिटी थ्रेट का इशू नहीं आ सकता, मैंडेटरी, मतलब वो मैंडेटरी नहीं है कि फैमिलियरिटी थ्रेट का इशू हो, ठीक है ना, मैंडेटरी नहीं है। पर भाई क्योंकि मैं उस कंपनी की ऑडिट फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, तो डिटेक्शन रिस्क जरूर हाई होगा, क्योंकि किसी भी कंपनी की ऑडिट अगर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, ठीक है ना, तो फर्स्ट टाइम तो मुझे कंपनी को समझने में लग जाएगा, तो फर्स्ट टाइम तो थोड़ी बहुत गलती होने की चांसेस है कि कोई गलती हो और तो भी मैं ढूंढ ना पाऊं, तो डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगी। पर हाँ, प्रमोटर को मैं थोड़ा बहुत सोशली जानता हूं, उससे फैमिलियरिटी थ्रेट क्रिएट होना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना, नॉट क्रिएट ए मैंडेटरी थ्रेट, पर फर्स्ट टाइम मैं ऑडिट कर रहा हूं तो डिटेक्शन रिस्क तो हाई होगी। पीपी मैंने
पीपी के लिए कौन सा प्रोसीजर लीस्ट रिलेवेंट है, कि कम सबसे कम रिलेवेंट है, कि ये प्रोसीजर ना करो तो भी चले। भाई मैंने कोई भी एक्विजिशन नहीं करी 2023-24 में, मैंने 2023-24 में कोई भी पीपी खरीदी ही नहीं, मैंने कोई भी पीपी खरीदी ही नहीं, फिर भी मैं वेरीफाई कर रहा हूं, फिर भी मैं वेरीफाई कर रहा हूं। क्या वेरीफाई कर रहा हूं? मैं वेरीफाई कर रहा हूं कि जो भी परचेज बिल है ना, जो इस साल आपने पीपी खरीदी, तो मैं उसको वेरीफाई करना चाह रहा हूं, मैं उसको वेरीफाई करना चाह रहा हूं। अरे भाई जब मैंने कोई पीपी खरीदी नहीं 23-24 में, तो तू वेरीफाई कैसे करेगा उसके बिल, उसके परचेज के बिल को वेरीफाई कैसे करेगा? तो ये तो फालतू का प्रोसेसर है, ये कुछ काम का नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के अंदर वेरिएशन आया, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के अंदर वेरिएशन क्यों आ सकता है, क्यों आ सकता है, ये देखो। तो भाई पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था वो था पहले 25%, इस बार हो गया 20%, इस बार हो गया 20%। सेल्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, सेल्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, पर फिर भी जीपी रेशियो कम हो गया, फिर भी जीपी रेशियो कम हो गया। ऐसा क्यों होता है सर कि सेल्स की क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हुई है फिर भी जीपी रेशियो कम हो गया? भाई क्योंकि इसलिए होता है ये, क्योंकि आपकी सेल्स की क्वांटिटी बढ़ी है, पर आपको नए नए कस्टमर चाहिए थे, इसलिए आपने उसकी प्राइस कम कर दिया, आपने प्राइस कम कर दी। तो जब आपने सेल की प्राइस कम करी, माना क्वांटिटी तो ज्यादा बिकी पर प्राइस कम कर दी, इस वजह से सेल ज्यादा होने के बाद भी जीपी का रेशियो कम आया, जीपी का रेशियो कम आया क्योंकि आपने प्राइस कम कर दी थी, ठीक है ना। तो डिक्रीज ड्यू टू लोअर प्राइस, लोअर प्राइस। अब उसके बाद वॉट कंपेयरिंग द सेल परचेज ओवर द ईयर, कि मैं सेल परचेज ड्यूरिंग द ईयर कंपेयर कर रहा हूं कि पिछले साल कितनी सेल थी, इस साल कितनी सेल हुई, अगले साल कितनी होगी। परचेज को भी ऐसे ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूं, तो वो क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस होता है, फालतू बात है। विच एसेट सेट डजंट फिट विद द सिनेरियो, कि इस सिनेरियो में कौन सा स्टैंडर्ड ऑडिटिंग सेट फिट नहीं होता। कोई एक सिनेरियो दिया हुआ है, केस सिनेरियो है, उसके अंदर कौन सा सबसे लीस्ट रिलेवेंट सेट है स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का। तो भाई सीधी बात है, एक तो मतलब गिवन केस सिनेरियो में दिया हुआ था कि कंपनी के अंदर कोई भी रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो भाई ऐसे 550 एक तो नहीं लगेगा उस कंपनी पे अगर कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है। साथ में गिवन केस के अंदर ये भी दिया हुआ था कि इंटरनल ऑडिट, कंपनी के अंदर कोई इंटरनल ऑडिटर है ही नहीं, कंपनी में कोई इंटरनल ऑडिटर है ही नहीं, तो ऐसे 610 भी नहीं लगेगा। तो कंपनी में कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है तो ऐसे 550 नहीं लगेगा। कंपनी में इंटरनल ऑडिटर नहीं है तो ऐसे 610 नहीं लगेगा। बट साथ में अब ये बोल रहा है कि आप सेट बताओ, आप कोई सेट बताओ। सेट सेट नहीं होता कि किसी भी ट्रांजैक्शन का सेट, कि ये सारे इंटर रिलेटेड है, ये सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इंटर रिलेटेड है। तो ये बोल रहा है कि कौन से इंटर रिलेटेड नहीं है, ये देखो। तो साथ में ऐसे 220 और 510 ये रिलेवेंट तो है कि क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है। ऐसे 510 बोलता है कि ओपनिंग बैलेंसेस सही होने चाहिए, ये रिलेवेंट तो है। पर क्या ये कॉम्बिनेशन सही है क्या इनका, कि 220 के बाद 510, 510 के बाद 550, 610, ये कोई कॉम्बिनेशन सही है क्या इनका, कोई इनमें कोई रिलेशन है क्या? एज सच कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए 550, 510, 220, 610 कोई रिलेवेंट नहीं है। तो ये जो है 610 वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है, इंटरनल ऑडिटर है ही नहीं इसके अंदर, 550 में रिलेटेड पार्टी है ही नहीं, और साथ में ये वाला कोई पेयर, जो इन चारों को पेयर है वो कोई मैच ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए लीस्ट रिलेवेंट है। फालतू का क्वेश्चन था ये, रिलेवेंट ऐसे कॉम्बिनेशन, मतलब ये तो अजीब ही क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो डन सर, अपने सारे के सारे केस स्टडी 35 के 35 केस स्टडी अपनी समाप्त हो चुकी है, ठीक है सर। तो सर हो गया है ये पीडीएफ मैं आपको वापस बता दूं भाई, बच्चे बार बार पूछेंगे, तो ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएगी भाई तुमको, और साथ में मैंने तुमको ब्रीफ दे दिया है, ठीक है। और अब कुछ लोगों को लगे सर मैं पढ़ लिया, डायरेक्ट आंसर थे, तो भाई मोर देन इनफ है। अब तुम चाहो तो सैंपल बेसिस पे एक आधा केस सिनेरियो करके आ जाओ, जैसे ही तुम्हारे सामने ऑप्शन आएंगे ना, तुम्हारे दिमाग में अपना आप आ जाएगा, अच्छा हेमंत सर ने ये बोला था तो इसका तो ये होगा, क्योंकि अब तुमको रूल पता पड़ेगा कि केस सिनेरियो किस रूल से पूछा हुआ है, मतलब किस प्रोविजन वगैरह से पूछा हुआ, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे इजीली हो जाएगा, ठीक है। और सर साथ में अगर तुमको और कुछ एडिशनल भी मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई है, जैसे जितनी भी टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट है, जितनी भी टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट है पूरी ऑडिट के अंदर, चैप्टर वाइज मैंने उसको समराइज कर दिया है तुम्हारे लिए। साथ में जितने भी अदर आरटीपी एमटीपी, जो आरटीपी एमटीपी जितनी भी पुरानी है केस सीरीज वगैरह, उनकी भी एमसीक्यू समरी मैंने बना रखी है, उनकी भी एमसीक्यू समरी बना रखी है, मतलब ये वाली एमसीक्यू समरी है तो है, साथ में आरटीपी एमटीपी जितने भी पास्ट पेपर वगैरह थे उनकी एमसीक्यू समरी बना रखी। तो भाई वो भी तुमको मिल जाएगी, या तो टेलीग्राम चैनल से ले लो या फिर पीडब्ल्यू ऐप पे हो जाएगी, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ऐप पे तुमको ये भी मिल जाएगी, टाइम न्यूमेरिकल लिमिट एमसीक्यू समरी, ठीक है। धन सर बाकी अगर तुमको चाहिए, हाँ ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कराया क्योंकि मैराथन था, बाकी की तुम अगर मेरी क्लासेस देखोगे यूट्यूब पे भी आराम से मतलब समझा के, अब इसके अंदर क्या ही समझाऊं भाई, इसके अंदर पूरी ऑडिट पढ़ानी पड़ जाती है अगर तुमको कुछ नहीं आता तो, यही कि तुमको कॉन्सेप्ट आते होंगे तो ये होता है ये वाला था, ठीक है सर। चलो सर बाकी अगर तुमको और भी कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो सर, ये भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ठीक है ना। चलो बाकी टाटा बाय बाय, सी यू।